अगर तुम्हें मेरे भाई से शादी करनी है तो अपने भाई से कहो कि वो मुझसे शादी करे, वरना मेरे भाई को भूल जाओ। वो नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोली, जबकि तानिया ने नम आंखों से वरदान को देखा, जो खुद भी बेचैनी में था। रीमा, मेरी बात सुनो, ये सब मुमकिन नहीं है। वरदान ने बहन को अपनी तरफ मोड़ते हुए बेबसी से कहा। नहीं भाई, ये फाइनल है। इन चौधरी लोगों पर मुझे भरोसा नहीं, आप भी मत कीजिए। न जाने किस साजिश के तहत ये आपसे शादी करना चाहती है और आप इसे प्यार समझ रहे हैं। रीमा प्लीज, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वरदान ने हर शब्द पर जोर देते हुए कहा, जबकि तानिया आंखों में आंसू लिए वहां से बाहर निकल गई। कर दिया ना नाराज उसे, तो हो जाए। आप भी याद रखिएगा, अगर तानिया से शादी करनी है तो मुझे उसके भाई से शादी करना होगी। वरदान सिर नामे हिलाते हुए और अफसोस से अपनी बहन को देखते हुए वहां से तानिया के पीछे निकला। रोको यार, तुमने भी तो जैसे स्पीड पर पैर रख दिया है। वरदान ने उसे पुकारा और उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। आप जानते हैं वरदान, रीमा जो कह रही है वो नामुमकिन है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। भाई कभी भी रीमा से शादी नहीं करेंगे। वो शोभा से मोहब्बत करते हैं और मैं उनसे कैसे कह दूं कि वो मेरी खातिर रीमा से शादी कर लें। वो बेबसी से रो दी। उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, मैं रीमा से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। उसके आंसू वरदान को तकलीफ दे रहे थे। वो कभी नहीं मानेगी। आपकी बहन है लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं जानती हूँ वो कितनी जिद्दी है। एक बार जिद पर आ जाए तो फिर किसी की भी नहीं सुनती, अपनी करके ही दम लेती है। अच्छा, तुम इन बातों पर खुद को रुलाओगी क्या? मुझे बिल्कुल भी तुम्हारे आंसू अच्छे नहीं लग रहे। चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। वो उसे लिए गाड़ी की ओर बढ़ा था। तानिया गहरा सांस भरते उसके पीछे आई। ड्राइवर आ गया होगा लेने, मैं चली जाऊंगी। वो सुबकते हुए बोली, मैं खुद घर छोड़ कर आऊँगा अपनी जान को। वो तानिया को लिए अपनी गाड़ी की ओर बढ़ा और उसे गाड़ी में बिठा दिया। फिर गाड़ी को चौधरी हवेली की ओर मोड़ दिया। उसे हवेली उतारते हुए वो उसे तसल्ली देता रहा, लेकिन तानिया जानती थी ये सब सिर्फ बख्ती दिलासे हैं। होगा वही जो रीमा चाहेगी। वो उसे हवेली छोड़कर वापस रीमा के पास आया, जो आइसक्रीम से मजे उठा रही थी और उसी का इंतजार कर रही थी। कितना वेट करवाया भाई, मेरी ये चौथी आइसक्रीम है। वो एक आंख मटकाते हुए मुस्कुराई तो जवाब में वरदान भी मुस्कुरा दिया। वैसे बहुत पकाती है ये लड़की जिसका नाम तानिया चौधरी है। कैसे गुजारा करेंगे आप उस चिपकू के साथ? वो बनावटी अफसोस से बोली। गुजारा मैं करूँगा या वो? उसके हाथ से आइसक्रीम लेते हुए मुंह में एक बाइट रखते वो आंख मटका कर बोला, और दोनों बहन भाई खिलखिलाकर हंस दिए। कोई नहीं जानता था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन जो भी था चौधरी लोगों के लिए बहुत खतरनाक होने वाला था। 28 साल का, लंबा कद, चौड़ी कद काठी, बॉडी बिल्डर जैसा शरीर, काले हल्के भूरे बाल, घनी काली पलकों के साथ लाल रंग के भरे भरे ओंठ, उन पर उसका वो कातिल तिल जो उसकी घनी मूछों के पास था। उसकी हल्की भूरी बियर्ड को चार चांद लगा रहा था। अपने फेवरेट सफ़ेद रंग के कुर्ता पैजामा पर ब्लैक जैकेट और ऊपर से ब्लैक ही शॉल ओढ़े हुए वो सीढ़ियाँ उतर रहा था। चौधरी आरिश ने एक नज़र नीचे से ऊपर आती तानिया पर डाली। उसकी आंखों में ढेरों आंसू देख वो ठिठक गया था। उसे अपनी बहन सबसे ज़्यादा खास थी और उसकी आंखों में आंसू देखकर वो तड़प ही उठा था। तानिया, क्या बात है, ये आंखों में आंसू? वो अपनी बहन के पास खड़े होते हुए फिक्रमंदी से पूछ रहा था। तो ना चाहते हुए भी तानिया की आंखें फिर से आंसुओं से भरने लगीं। कुछ नहीं भाई, ऐसे ही आंखों में कुछ चला गया था। सच सच बताओ तानिया, क्या बात है, क्यों रोई? वो चौधरी आरिश था और उसकी आंखों से कोई भी चीज़ छुप नहीं सकती थी, तो तानिया के आंसू कैसे छुप जाते? भाई, वो भी तड़पते हुए आरिश के सीने से लग गई। तानिया, ऐसे मत करो बच्चे। कौन सी बात परेशान कर रही है जो मेरी प्यारी सी जान की आंखों में आंसू ले आई? बताओ मुझे। वो बहुत प्यार से बहन के आंसू पोंछते हुए पूछ रहा था। हालांकि जैसा वो चाहती थी सब वैसा ही हो रहा था। उसे वरदान से शादी करनी थी क्योंकि वो उसे पसंद करती थी। सब घर वालों से, सब रस्मों रिवाजों रीतों से लड़कर उसने अपनी बहन का साथ दिया था क्योंकि वो उसे हमेशा खुश देखना चाहता था। और आज फिर से वही आंसू। आरिश कैसे बर्दाश्त करता? भाई, वो रीमा, वो एक नाम आरिश के माथे पर बल ले आया। क्या किया है उसने, बताओ मुझे। आरिश का दिमाग पल में सटक गया था। वो जानता था रीमा एक बहुत ही शातिर और चालाक लड़की है। वो तानिया को तकलीफ देने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देती। और फिर तानिया ने आरिश को सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर आरिश का दिमाग झंझना उठा था।
वो इस हद तक गिर जाएगी उसे अंदाजा नहीं था। अपने गुस्से को कुछ देर के लिए एक तरफ रखते हुए वो तानिया की तरफ मुड़ा और बोला, इधर देखो मेरी तरफ। खबरदार तानिया, तुम्हारी आंख से एक आंसू भी गिरा तो कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी और वरदान की शादी मैं करवाऊंगा। कोई भी रीमा इस शादी को होने से नहीं रोक सकती। लेकिन भाई, आप जानते हैं वो कितनी जुनूनी है। वो जो कहती है वो जरूर करती है। वो मेरी दोस्त है और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ कि वो बहुत जिद्दी है। तो क्या तानिया, तुम उसे जानती हो तो क्या अपने भाई को नहीं जानती? ऐसी जगह मारूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। और तुम सारी टेंशन से फ्री होकर शादी की तैयारियां शुरू करो। फिक्स डेट पर तुम्हारी शादी वरदान के साथ होगी। भाई, आप क्या करेंगे? तानिया को अब रीमा की फिक्र खाने लगी, जबकि वो जानती थी उसका भाई बहुत गुस्से वाला है। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने अपने भाई को सब कुछ क्यों बता दिया। तानिया, जाओ मेरा बच्चा, रिलैक्स रहो। तुम्हारी सारी फिक्रें तुम्हारे भाई की हैं। भरोसा रखो अपने भाई पर। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा। वो तानिया को रिलैक्स करता खुद हवेली से बाहर निकलता चला गया। अब उसका रुख डेरे की तरफ था, जहां आज एक पंचायत लगी हुई थी और जहां सरदार चौधरी आरिश रंजीत ने आज एक फैसला देना था। ठाकुर प्रताप की लड़की मुनीम कमलेश के लड़के के साथ भाग गई थी और वो अब दोनों पकड़े गए थे। ठाकुर लोग उन दोनों को मार देना चाहते थे। दोनों ही उनके खून के प्यासे हो गए थे, लेकिन इस वक्त वो चौधरी के आदमियों की हिरासत में थे, इसीलिए अभी तक जिंदा थे, वरना अब तक उनकी सांसों की डोर टूट चुकी होती। आज चौधरी आरिश को अपना फैसला सुनाना था। जैसे ही वो डेरे पर पहुंचा, पंचायत वाले सभी लोग मौजूद थे। एक तरफ ठाकुर की फैमिली थी तो दूसरी तरफ मुनीम जी की फैमिली। सभी एक दूसरे को सख्त घूर रहे थे। चौधरी आरिश के आने से सभी लोग अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। पंचायत की कार्यवाही शुरू हुई, जिसमें लड़के और लड़की दोनों के बारे में पूरी जानकारी दी जाने लगी और फिर उसने उन दोनों को बुलाने को कहा। जैसे ही वो दोनों सामने आए, ठाकुर और मुनीम जी दोनों ही अपनी जगह पर तिलमिलाकर रह गए। अपनी अपनी हद में रहो सब। ये चौधरी आरिश का डेरा है। यहाँ अगर कुछ भी गलत हुआ तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। तो बेहतर यही है कि अपने जोशीले खून पर काबू रखो। चौधरी आरिश ने सबको एक नज़र देखते हुए सख्त लहजे में कहा। चौधरी, साफ बात है, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें हमारी लड़की वापस दे दी जाए, हम जाने और हमारी लड़की। मुनीम कमलेश ने अपनी जगह पर खड़े होते हुए अपनी बेटी की मांग की। और आप हमें हमारा बेटा हमारे हवाले कर दें। प्रताप साहब ने भी अपने बेटे को घूरते हुए कहा। मैंने आप सबकी बातें सुन ली हैं, लेकिन अब मुझे इन लोगों से भी बात करने दें। बेहतर होगा आप सब चुप रहें। आरिश ने फिर से सख्त लहजे में कहा तो मुश्किल से अपने आप पर काबू रखते हुए वो लोग चुप हो गए। वो लड़का सुरजीत और लड़की गंगा दोनों ही उम्मीद भरी नज़रों से आरिश की ओर देख रहे थे। तुम दोनों ने घर से भागकर बहुत बड़ी गलती की है और इस गलती की सज़ा तुम्हें मिलेगी। चौधरी आरिश के शब्दों पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर थाम गए। तुम दोनों एक दूसरे के लिए नाजायज रिश्ते में हो। कैसे तुम दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे खड़े हो सकते हो? सरदार साहब, हमने मंदिर में जाकर एक दूसरे से विवाह कर लिया है, सुरजीत ने धीरे से लेकिन मजबूत लहजे में कहा। तो कमलेश गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं जान ले लूँगा तुम्हारी। मेरी बेटी के हवाले से तुमने कुछ भी गलत कहा तो, और मैं ऐसे किसी भी विवाह को नहीं मानता। हमारी बच्ची हमें लौटा दो। मुनीम कमलेश बहुत गुस्से में था। आप बैठ जाएं। अब आप अगर दोबारा मेरे मामले में बोले तो मुझे मजबूरन आपको यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। आरिश का अंदाज इस बार और भी सख्त था। तुम दोनों ने बिना बड़ों की अनुमति के ये विवाह किया है और इस विवाह की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए इस पंचायत का फैसला है कि एक मिनट चौधरी साहब। इससे पहले कि आरिश अपना फैसला सुनाता, एक लड़की की आवाज़ पर वो चौंक गया। वो धीरे धीरे चलते हुए आरिश के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हुई थी। 19 या 20 साल की वो लड़की पूरी इज्जत और हिम्मत के साथ खड़ी थी और उसका यहाँ इस वक्त डेरे पर आना चौधरी आरिश को बुरी तरह गुस्सा दिला गया था। कोई भी फैसला लेने से पहले आपको नहीं लगता कि इस लड़के और लड़की की मर्जी जान लेनी चाहिए? क्योंकि दोनों ही बालिग हैं और दोनों को हक है कि अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जिएं। तो आप कौन होते हैं उन पर अपना फैसला थोपने वाले? रीमा की बात पर आरिश के हाथों की मुट्ठियां सख्ती से भिज गईं। लड़की, तुम्हारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। मुनीम जी ने गुस्से से रीमा की ओर देखते हुए कहा। अच्छा, सिर्फ आपका लेना देना है? क्यों? क्योंकि आपने इसे पैदा किया है। पैदा किया तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी गुलाम है। आप जो चाहेंगे वो ये करेगी। सॉरी टू से बट ऐसा हरगिज नहीं होगा। हर लड़की को अपनी मर्जी से जीने का हक है।
अपनी मर्जी से वो अपनी जिंदगी के फैसले कर सकती है, वो भी तब जब वो बालिग हो। तो आप उसे रोक नहीं सकते। रीमा जिस अंदाज में उससे बात कर रही थी वो उनके गुस्से को और भी भड़का रही थी। मुनीम कमलेश ने होंठ भींचते हुए चौधरी आरिश की ओर देखा। इससे पहले कि रीमा को कोई वहां से बाहर निकालता, चौधरी आरिश अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। एक पल को रीमा का दिल जोर से धड़का, पर अगले ही लम्हे वो मजबूत अंदाज में खड़ी चौधरी आरिश को अपनी तरफ आता देख रही थी। पंचायत इस मामले का फैसला कल करेगी। पंचायत बर्खास्त की जाती है। वो वहीं चलते चलते अपना फैसला सुना गया था और रीमा के पास आते अपनी गहरी नीली आंखें उसके चेहरे पर टिकाते उसकी कलाई पर अपनी पकड़ जमा ली। सभी ने बहुत हैरानी से ये मंजर देखा था। सरदार जी, आप हुक्म दें तो इस लड़की को। इससे पहले वो शख्स अपनी बात पूरी करता, चौधरी आरिश ने उसे कहर बरसाती नजरों से देखा तो वो अपनी नजरें झुका गया। रीमा ने मुंह खोले आंखें फाड़े चौधरी आरिश की दीदा दिलेरी को देखते हुए गुस्से से अपने होंठ भींचे। वो उसकी पकड़ में घसीटी जा रही थी। वो उससे पूरे 9 साल बड़ा था, जबकि रीमा को तो वो 20 साल बड़ा लगता था। उसका बॉडी बिल्डर जैसा वजूद देखकर और अपना नाजुक सा सरापा देखकर उसे अक्सर खुद पर रहम आता था। छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ लेकर जा रहे हो? वो झटपटाई थी, जबकि चौधरी आरिश उसे अपनी गाड़ी के पास ले जाते हुए फ्रंट सीट पर धकेलते हुए खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और झटके से गाड़ी को रिवर्स गियर देते हुए सड़क पर डाल दिया। सरदार चौधरी आरिश रणजीत, किस खुशी में आप मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे हैं? वो उसकी तरफ मुड़ती हुई भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए तंज कर गई। आरिश ने माथे पर बल डाले सामने विंड स्क्रीन देखी। गाड़ी रोको आरिश, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। अचानक से उसके दिमाग ने पलटा खाया और वो बदतमीजी से बात करती हुई उसके स्टीयरिंग पर मौजूद हाथों की उभरी नीली नसों पर जा टिकी। रीमा के दिल में खलबली सी मची हुई थी। सुनाई कम देता है क्या? वो अब की बार चिल्लाते हुए बोली। तो आरिश ने एक पल को गुस्से भरी नज़र उस पर डाली। मुझसे शादी करना चाहती हो ना तुम? यही शर्त रखी है ना तुमने तानिया और बरदान की शादी की? वही ठंडा लहजा और ठंडा अंदाज। रीमा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। हाँ तो कोई मसला है, कोई खराबी है क्या मेरे अंदर? वो आंखें मटकाते हुए पूछने लगी। ये तो मैं तुम्हें शादी के बाद बताऊंगा कि किसमें क्या खराबी है। जो रात भर मेरी शिद्दतों के आगे तुम्हारी जबान भी खुल पाई तो। आरिश के इतने बेबाक जवाब पर रीमा के कानों से धुआं निकलने लगा। झट से अपना रुख विंडो की तरफ किया। अब और क्या बहस करती वो इस बेबाक, बेशर्म और बदतमीज चौधरी से। मिस्टर आरिश चौधरी, आपके अंदर जज्बातों की गर्मी कुछ ज़्यादा ही भड़क रही है। जब जबानी इतनी ही तंग कर रही है तो जरूर अपनी मंगेतर से भी यही सब कहते होंगे। अब की बार वो थोड़ा तेज लहजे में बोली। उसने कभी कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उसमें शर्म और हया है, तुम्हारी तरह नहीं कि भरी पंचायत में मुंह उठाकर पहुंच जाए। आरिश की बात पर रीमा ने दांत पीसते हुए उसे गुस्से से घूरा था। सही कहा, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि हवेली से कदम भी बाहर निकाल सके। पंचायत में पहुंचकर हक और इंसाफ की बात करना जिगर और हिम्मत का काम है। रीमा ने भी उसे अब की बार खूब सुनाया। बहुत जबान चल रही है तुम्हारी, लगता है काटने का वक्त आ गया। आरिश ने मोड़ काटते हुए उसे घूरा। तुम्हारी भूल है चौधरी आरिश कि तुम मेरा कुछ बिगाड़। अचानक एक ब्रेकर पर गाड़ी बुरी तरह उछली थी और रीमा सीधे जाकर आरिश के कंधे से जा लगी। खुद को संभाल कर बैठो, पकेआम की तरह मेरी झोली में आकर मत गिरो। थोड़ी ठंडक रखो, तुम्हारे मचलते जज्बातों को जल्दी ही शांत करूंगा। लेकिन पहले शादी हो जाने दो। वो उसे एक तरफ करता हुआ ब्रेक काबू में करने की कोशिश करने लगा, क्योंकि अब आरिश को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसकी गाड़ी के ब्रेक्स किसी ने फेल कर दिए थे। वो ब्रेक्स पर पैर रखता लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। अब वो ऊंचे नीचे रास्तों पर गाड़ी भगाया जा रहा था और गाड़ी बुरी तरह उसके काबू से बाहर हो रही थी। क्या कर रहे हो, आहिस्ता चलाओ। वो अब की बार गाड़ी के शीशे से जा टकराई। सीट बेल्ट लगाओ, वो उसे मशवरा देता गाड़ी की स्पीड स्लो कर रहा था, जो हो ही नहीं रही थी। आरिश के चेहरे पर परेशानी देखकर वो कुछ समझ गई थी कि गाड़ी के साथ कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। वो सीट बेल्ट खींचकर लगा रही थी कि गाड़ी फिर से बुरी तरह डोल गई। रीमा का सिर सीधे डैशबोर्ड से जा टकराया। उसके तो 14 तबक रोशन हो गए थे। होंठ नीचे हारिश ने उसकी ओर देखा था, जो माथे पर हाथ रखे आंखें मीच गई थी। तुम मुझे मारना चाहते हो? वो एकदम चिल्लाई थी। मनहूस घड़ी थी जब तुम्हें गाड़ी में बिठाया, वो भी 2 टूक बोला, जबकि अब गाड़ी कच्चे रास्ते का सफ़र कर रही थी। मुझे नहीं लगता हम बचेंगे आज, सामने नजर आती खाई को देखते रीमा ने डरते हुए कहा। आरिश ने गाड़ी के स्टीयरिंग को संभालते हुए
स्पीड ब्रेकर से पैर हटाया, गाड़ी का दरवाज़ा खोला, रीमा को अपनी तरफ खींचा। वो इस अचानक हरकत पर भौचक्की रह गई थी। आरिश उसे अपने साथ लगाए गाड़ी से बाहर कूदा था। गाड़ी खाई की तरफ जाती नीचे गिर गई थी, जबकि वो रीमा को लिए एक तरफ गिरता उसे कवर कर गया। एक दूसरे से जुड़े वो लुढ़कते हुए खुद भी खाई की तरफ जा रहे थे। वहाँ स्लिपिंग थी, खुद को बचाना बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन आरिश ने एक जगह पर हाथ जमाते हुए खुद को और उसे गिरने से बचा लिया। उसे खुद को अच्छी खासी चोटें आई थीं, लेकिन रीमा को वो काफ़ी हद तक बचा गया था। आरिश, वो जो नीचे गिरने वाली थी, एक जगह रुकते हुए आरिश के गले में बाहें डाल दी। वे बिल्कुल किनारे पर थे और अगर आरिश किसी पेड़ की टहनी को न पकड़ता तो दोनों इस वक्त गहरी खाई में होते। आरिश ने एक हाथ से उस टहनी को थामा हुआ था, जबकि दूसरा हाथ रीमा की कमर पर था। रीमा, ऊपर की तरफ मूव करो, उसे हिदायत देता वो होंठ भींच गया। रीमा खुद पर काबू पाती ऊपर चलने लगी और दूसरी तरफ जाकर किनारे पर पहुंच गई। उसके ऊपर होते ही आरिश ने भी एक तरफ से छलांग लगाई और ऊपर आ गया। दोनों ही जमीन पर लेटे अब गहरी गहरी सांसें ले रहे थे। मौत के मुंह से निकलकर बचकर आना इतना आसान काम नहीं था। कोई तो था जिसने चौधरी आरिश को मारने की कोशिश की थी। रीमा सिर थामे उठी। इतने बड़े चौधरी सरदार हो तुम, और एक भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं, कैसे सरदार हो तुम? वो उसकी तरफ रुख करते हुए उस पर बरस पड़ी। रीमा की कोहनी बुरी तरह छिल चुकी थी, जहाँ से खून रिस रहा था, और अब उसे बुरी तरह जलन का एहसास भी हो रहा था। हालांकि रीमा को आरिश के मुकाबले बहुत कम चोट आई थी, लेकिन उसे अपनी चोट के आगे आरिश की चोटें दिखाई ही कब दे रही थीं। तुम्हारी गाड़ी के साथ छेड़खानी हुई और तुम्हें पता ही नहीं, हद है। वैसे इतनी लापरवाही की बजाय मिस्टर खारिश रंजीत, वो उसका नाम बिगाड़ते हुए गुस्से से बोली थी। अपनी जुबान को कंट्रोल करो, वरना यहीं से सीधा खाई में फेंक दूंगा। आरिश अपनी जगह से उठता ऊपर की तरफ देखने लगा। ऊपर जाते उन्हें काफ़ी वक्त लगने वाला था। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ, पत्थर दिल, जंगली सरदार कहीं के। वो तो लड़ने मरने को तैयार हो गई थी। अगर तुम में हिम्मत है ना, तो यहाँ से ऊपर जाकर दिखाओ और अपनी चोंच मेरे साथ मत भिड़ाओ, इडियट लड़की। उसे डांटता वो ऊपर की ओर चढ़ने लगा, जबकि रीमा ने एकदम से उसकी कमीज पकड़कर उसे पीछे की ओर धकेला। मुझे छोड़कर जाओगी तो देखना, जान ले लूंगी तुम्हारी, वो उसे गुस्से से घूरती हुई बोली। आरिश ने एक नज़र उसकी ओर देखा। उसका माथा हल्का हल्का लाल हुआ था। अभी वो कुछ कहता कि एक तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ आई। आरिश ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी छाती से लगा लिया और एक पहाड़ी के नीचे छिप गया। तुम, वो कुछ कहती कि आरिश ने उसके होंठों पर हथेली रखकर उसे चुप करा दिया। गोलियां अभी भी चल रही थीं। उसकी हथेली को अपने मुंह से हटाते हुए वो बुरी तरह गूं गां कर रही थी। आरिश ने उसे गुस्से से घूरा था और उसके मुंह से हथेली हटाकर अब उसके होंठों पर उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। अब तो रीमा भी परेशान हो गई थी, इसलिए फौरन ही खामोश हो गई। अजीब सी स्थिति बन गई थी। वो आरिश के सीने से लगी उसके चेहरे को देखे जा रही थी। बेशक वो दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत मर्द था, लेकिन इन सब चौधरियों के दिल बहुत काले थे। अचानक ही उसे अपनी रोती तड़पती माँ का चेहरा याद आया था। ये चौधरी सिर्फ और सिर्फ नफरत के लायक है। वो नफरत से सोचते हुए नजरें फेरने लगी थी कि अचानक उसकी नज़र आरिश की गर्दन की उभरी हुई हड्डी पर टिक गई, जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रही थी। एक पल के लिए उसकी धड़कन तेज हुई थी। एक गोली फिर से चली थी कि आरिश ने उसे खींचते हुए अपने और भी ज़्यादा करीब कर लिया था और चौकन्नी नज़रों से इधर उधर देखने लगा था। वो इस वक्त आरिश की इस कदर करीब थी कि उसके कॉलर को मुट्ठियों में जकड़े उसके सीने में सर छुपा खड़ी थी। उसकी तेज परफ्यूम की खुशबू में वो एक पल के लिए मदहोश हुई थी कि तभी उसे आरिश की आवाज़ सुनाई दी। तुम ठीक हो? गोलियों की बौछार अब रुक गई थी। आरिश के सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ पहुंचे थे और उन्हें सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया था। वो उसे लेकर सीधा हवेली के लिए निकला था, जहां सभी लोग परेशान थे। उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई थी और गोलियां भी चलाई गई थीं। आरिश बेटा, अब ठीक है? चौधरी सूरजभान रणजीत ने हवेली में उसके आते ही फिक्रमंदी से पूछा था। मैं ठीक हूँ पापा, वो अपने दर्द और जख्म छुपाता हुआ बोला। ये लड़की फिर इधर आ गई, इसे अपने घर सुकून क्यों नहीं मिलता? आरिश की माँ कल्पना जी ने गुस्से से रीमा को घूरा, तो बदले में उसने मुंह बनाते हुए रुख फेर लिया। कल्पना जी को रीमा एक आंख नहीं भाती थी। उसकी पटर पटर चलती जबान से कल्पना जी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता था। वो तो तानिया को भी मना करती थीं, इस लड़की से दूरी बना कर रहो, ये तुम्हें भी बिगाड़ देगी। और अब क्या कर सकती थीं? अब तो तानिया शादी ही इस बदतमीज लड़की के भाई से कर रही थी और रिश्ते में तानिया की होने वाली ननद थी।
इसके बावजूद भी कल्पना जी को ये लड़की एक आंख नहीं भाती थी। मामा, अब ये यहीं रहेगी। उसकी बात पर सबने हैरानी से उसे देखा। 2 दिन बाद तानिया और वरदान की शादी है, उसके साथ हमारी भी शादी होगी। उसने एक पल में ही अपना फैसला घर वालों को सुना दिया था, जबकि चौधरी आरिश की इस बात ने पूरी हवेली को सन्न कर दिया था। ये कैसे मुमकिन है आरिश? आपके नाम पर तो शोभा, चौधरी सूरज भान ने धीरे से कहा। जानते थे वो कितना जिद्दी था और अगर एक बार जिद पर अड़ जाए तो पीछे नहीं हटता था। सही सुना आपने पापा और मम्मा, मैं फैसला कर चुका हूँ और अब पीछे नहीं हट सकता। और रही बात शोभा की, तो मैंने आज तक कभी शोभा को उम्मीद की किरण नहीं दी है जो उसे इस रिश्ते के टूटने का दुख होगा। उसकी बातें सुनते ही शोभा की आंखों से ढेरों आंसू बह निकले। वो इतना बेरहम कैसे हो सकता था? जानता था कि वो उससे कितनी मोहब्बत करती थी, फिर भी वो उसे ठुकराकर किसी और लड़की से कैसे शादी कर सकता था? शोभा गुस्से और दुख से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि रीमा अब तक आरिश के अचानक लिए गए फैसले पर शौक में थी। आरिश ने एक नौकरानी से कहा कि गेस्ट रूम में रीमा के रहने का इंतजाम करे, तो वो एक कड़ी नफरत भरी नज़र सूरजभान चौधरी पर डालती हुई खामोशी से नौकरानी के साथ चली गई। आरिश अपने कमरे में आया तो शोभा भी आज बेधड़क उसके कमरे में घुस गई। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आप जानते हैं ना कि मैं आपसे। शोभा, आपको यूँ अंदर नहीं आना चाहिए था। आरिश, जो अपनी कमीज उतार चुका था और अब ब्लैक सैंडो पहने हुए था, उसकी बात काटते हुए गंभीरता से बोला। वो इस वक्त तो कुछ भी सुनने और कहने के मूड में नहीं था, क्योंकि वो अपने ताजे जख्मों पर मरहम लगाना चाहता था। आप मुझे इग्नोर मत करें, मुझे तकलीफ हो रही है। शोभा की बात को नज़रअंदाज करते हुए वो कपड़ों की अलमारी की ओर बढ़ा और दूसरी शर्ट निकालकर पहन ली। जो भी होता है भगवान की तरफ से होता है, आप प्लीज़ अपने कमरे में जाएं, वो रूखे लहजे में बोला। वो नहीं चाहता था कि शोभा उसके लिए अब अपने दिल में कुछ भी रखे, क्योंकि वो अपनी बहन की खातिर उस लड़की से शादी करके उसे अपनी पत्नी बनाने वाला था, ताकि उसकी बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें। अपनी बहन के लिए वो कुछ भी कर सकता था। अगर वो शोभा से दिलो जान से मोहब्बत भी करता होता, तब भी शोभा को छोड़कर उस लड़की से शादी कर लेता, सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन की खातिर। और अभी तो फिलहाल वो शोभा से मोहब्बत भी नहीं करता था और ना ही कभी उसने अपनी तरफ से शोभा के दिल में कोई उम्मीद की किरण जगाई थी। बस ये रिश्ता बड़ों की मर्जी से तय हो गया था और उसने चुपचाप अपना सर झुका लिया था। आप ज्यादती कर रहे हैं, शोभा तड़प कर बोली। कुछ फैसले वक्त की ज़रूरत होते हैं, हम चाहें या ना चाहें हमें करने पड़ते हैं। प्लीज़ लीव। अब की बार वो सख्ती से बोला और शोभा रोती हुई वहाँ से बाहर निकल गई। आरिश ने गहरा सांस भरा। शोभा का दिल टूटेगा, वो ये पहले से जानता था, क्योंकि भले वो शोभा से मोहब्बत नहीं करता था, लेकिन शोभा उससे मोहब्बत करती थी। वो बेहद समझदार और सब्र वाली लड़की थी। वो आरिश के दोस्त की बहन थी। माँ बाप की मौत के बाद आरिश के दोस्त ने बड़ों की रजामंदी से आरिश और शोभा का रिश्ता तय कर दिया था और फिर अपनी फैमिली को लेकर आरिश का दोस्त विदेश चला गया। और आज कोई भी लड़की आकर उससे उसकी मोहब्बत कैसे छीन सकती थी? शोभा बुरी तरह बिफर गई थी। उसे हर हाल में आरिश चाहिए था और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती थी। यस भाई, फाइनली मैं चौधरियों की हवेली में पहुंच चुकी हूँ और गुड न्यूज़ ये है कि चौधरी आरिश ने मुझसे शादी के लिए ऐलान कर दिया है। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो, वो शख्स खुद को खुद बर्बाद करने के लिए तैयार हो गया है। रीमा का कहा बहुत तेज था। देख लो रीमा, ये ना हो कि उनको बर्बाद करते करते तुम खुद बर्बाद हो जाओ, वरदान ने संजीदगी से कहा। और ऐसा क्यों होगा? वो माथे पर बल डालकर बोली। तो वरदान तल्खी से हंसा। ये दिल लगी जब दिल की लगी बन गई ना तो बहुत तकलीफ होगी, तो सावधानी रखना, इसे दिल की लगी मत बनने देना। वरदान उसे बहुत गहरी बात कहते हुए कॉल काट गया। रीमा ने अपने होंठ भींचे। मैं रीमा खुराना हूँ और अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हटूंगी, वो दिल ही दिल में तय करती बोली, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि जब भगवान रिश्ते जोड़ता है तो दिलों में मोहब्बत भी डालता है। वो कैसे आरिश की मोहब्बत में डूबने से खुद को बचा सकती थी। वो दिन भी आ गया जब आरिश, रीमा, तानिया और वरदान दोनों जोड़ों की शादी संपन्न हुई थी। उस वक्त पूरी हवेली हवाई फायरिंग से गूंज रही थी। ढोल की थाप पर घोड़ों को नचाया जा रहा था। खूब गहमा गहमी और रौनक थी। कल्पना जी ने रीमा को मुँह दिखाई में अपने खानदानी माला दी थी, जिसकी कीमत लाखों में थी। इसके अलावा खानदानी कंगन दिए और तानिया को भी उन्होंने खानदानी सेट दिया था। वो बहुत ही ईमानदारी के साथ दोनों को बांट रही थी। भले वो रीमा को पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वो उनकी बहू थी,
चौधरी खानदान की इज्जत, और अब उनके साथ वो नाइंसाफी नहीं कर सकती थी। तानिया तो बहुत खुश थी, जबकि रीमा का चेहरा तो हैरत की तस्वीर बना हुआ था। वो इन सब के लिए अनजान ही तो थी। वो एक खास मकसद लेकर इस खानदान में शामिल हुई थी। कोई नहीं जानता था कि वो और बरदान और रीमा के दिल में कौन सा राज है जो वो अब तक राज रखे हुए थे। इस राज से अनजान सब लोग रीमा और बरदान पर अपनी चाहतें लुटा रहे थे। कुछ रस्मों के बाद उसे आरिश के कमरे में पहुंचा दिया गया था। वो कुछ देर इंतजार के बाद उठती बाथरूम को चली गई थी और इसी दौरान शोभा कमरे में आते अपना काम करके जल्दी से निकल गई थी। अपना जेवर और दुपट्टा उतारते हुए वो सिर्फ लहंगे और चोली में बाहर आई थी। उसे बस जल्दी से ये ड्रेस चेंज करना था। वो आरिश के आने से पहले इस लहंगे से जान छुड़ाना चाहती थी, जो उसकी नज़र में बेइंतहा बोर था। लेकिन वो उसकी गलतफहमी थी। अभी वो कबर्ड में मुंह दिए खड़ी थी कि दरवाज़ा खुला और आरिश कमरे में दाखिल हुआ और रीमा का दिल बुरी तरह धड़क उठा था। हे भगवान, इसे भी अभी आना था। आरिश उसे कबर्ड में मुंह घुसाए देख अपनी शॉल उतार कर सोफे पर फेंकता हुआ उसकी ओर बढ़ा था और एक झटके से उसे बाजू से पकड़कर सामने करता कबर्ड बंद कर गया। उसे बहुत गुस्सा आया था कि बजाय इसके कि वो उसका इंतजार करती, वो कबर्ड में घुसी क्या ढूंढ रही थी। उसको बाजू से थामे अपने सामने किया तो अगले ही पल वो बुरी तरह ठिठक गया। उसका खुलता सुनहरा रूप देखकर वो दंग रह गया था। उसकी छोटी सी चोली मुश्किल से ही उसकी धड़कनों को छुपाए हुए थी। उसका नरम और मुलायम जिस्म इस वक्त उसकी नज़रों के सामने था। कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत थी और इस वक्त आरिश के लिए ख़तरनाक भी। छोड़ी मेरा हाथ। अपना हाथ छुड़ाते हुए वो अपनी कलाई सहलाने लगी। क्या कर रही हो यहाँ? वो सीने पर बाजू बांधे पूछने लगा। अपना ड्रेस ढूंढ रही थी, पर यहाँ मेरा कोई ड्रेस ही नहीं और मेरा सामान भी नहीं आया अभी तक, तो मैं क्या पहनूं? वो मुंह बनाते बुरी तरह घबराए हुए बोली। आज की रात कुछ पहनने की ज़रूरत तो है नहीं वैसे। वो उसे गहरी मदहोश भरी निगाहों से देखते हुए कहने लगा और रीमा बुरी तरह सटपटाई थी। क्या क्या बोल रहे हैं? वही जो तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन मुझे समझाना पड़ रहा है। छोटी सी बच्ची तो नहीं हो कि मैं तुम्हें समझाऊं आज रात के बारे में। वो अपनी ब्लैक जैकेट उतार कर दूर उछालता रीमा का खून सुखा गया। देखिए आरिश, अभी मुझसे दूर रहें। अभी इतनी जल्दी मैं इस रिश्ते को शुरू नहीं करना चाहती। मुझे कंफर्टेबल होना है। वो हाथ के इशारे से उसे कहती सर झुकाए बोल रही थी, जबकि नजरें ऊपर उठने को इनकारी थीं। तुम्हें तो कंफर्टेबल मैं करता हूँ। झटके से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और रीमा का दिल दहल गया। हैरानी से उसकी आंखों में देखती वो बुरी तरह सहम सी गई थी। आरिश की मजबूत बाहों में वो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी। आरिश के गले के चारों ओर बाहें डाले एकटक उसे देखती आरिश के दिल में अनगिनत जज्बात जगा गई। आरिश, वो बोल पड़ी जब आरिश ने उसे पलंग पर पटक दिया। रीमा पूरे शरीर और जान से कांपी। यूं पटकने पर उसके शरीर के खूबसूरत नरम नाजुक उतार चढ़ाव ने एक अलग ही रंग जमाया था, जो पल में आरिश की आंखों में खुमार बनकर उभरा। आरिश, पागल हो गए हो? रीमा कुछ और कहने के लिए उठी ही थी कि आरिश ने उसे फिर से बिस्तर पर धक्का दिया और उसका सिर तकिए से टकराया। अब आरिश अपनी उतारते हुए उसके ऊपर झुक गया था। रीमा ने घबराते हुए आरिश को हटाने की कोशिश की तो आरिश ने उसकी दोनों कलाइयों पर दबाव डालते हुए उसे अपने शिकंजे में लिया और उस पर साया बन गया। क्या हुआ जान? कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो रही हो? ये शादी तो तुम्हारी मर्जी से हुई है ना? फिर इतनी झटपटाहट क्यों? वो उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए उसके तेवरों को देखकर मुस्कुरा रहा था। प्लीज़ छोड़ो मुझे। वो अचानक ही उसकी गर्दन पर झुकता हुआ और वो सिसक कर रह गई थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आरिश इस कदर बेबाकी पर उतर आएगा, उसे संभलने का मौका तक नहीं देगा। वो उसकी गर्दन पर झुका, अब अपने दिए गए जख्म पर होंठ रख चुका था। रीमा के पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। वो अपनी जगह पर थोड़ा सा झटपटाई थी कि आरिश ने उसे एक जगह पर स्थिर ही कर दिया। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार स्पष्ट थे। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो जरा सा सिर घुमाकर पीछे हटा। एक हाथ वो रीमा का छोड़ चुका था, जिससे वो अपनी गर्दन और कंधे को खरोचने लगी। दस्तक फिर से हुई तो मजबूरी में आरिश को ही उठना पड़ा। अपनी शर्ट पहनता वो दरवाजे की ओर बढ़ा, जबकि रीमा अपनी जगह से उठकर बैठती अब लगातार अपने शरीर पर खुजली किए जा रही थी। और फिर जैसे ही दरवाज़ा खुला, शोभा हाथ में ट्रे लिए सामने ही खड़ी थी। ट्रे में दूध और फल थे। ये आंटी जी ने भेजा है। वो नजरें झुकाए हुए ट्रे आगे कर गई। आरिश ने उसके हाथ से ट्रे लेते हुए दरवाज़ा बंद करना चाहा। किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो? फिलहाल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी।
और हुई तो मैं खुद ही आवाज़ लगा लूँगा किसी नौकर को, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर उसने फिर से जल्दी से दरवाज़ा बंद करना चाहा। वो रीमा ठीक है? दरवाज़ा बंद होता देख वो झट से बोली थी। क्यों, उसे क्या होना है? आरिश चौंका। नहीं, वो थोड़ा घबराई हुई थी, थोड़ी परेशान भी थी। इस तरह अचानक से शादी हुई थी उसकी, तो उसका घबराना तो बनता था। बस इसीलिए शोभा ने तुरंत सफाई पेश की। आरिश बिना जवाब दिए दरवाज़ा लॉक कर गया। शोभा के चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कान आई थी। सुहागरात मनाएंगे? देखती हूँ कैसे मनाते हैं। वो अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते वापस पलट गई। आरिश ट्रे टेबल पर रखता रीमा की ओर मुड़ा तो ठिठक गया था। वो बुरी तरह अपने शरीर पर खुजली कर रही थी। गर्दन, कंधे, बाजू, पेट बुरी तरह खुजाते हुए उसने अपने सफ़ेद शरीर को लाल कर दिया था और लगातार वो अपने शरीर को अब नोचने भी लगी थी। क्या बदतमीजी है ये क्या कर रही हो? ये घुटना बिस्तर पर टिकाते हुए वो उसकी दोनों कलाइयों को जकड़ गया था। उसका ब्लाउज ढलक कर उसकी धड़कनों से नीचे आ रहा था। अब उसकी खूबसूरत सफ़ेद दूधिया धड़कनों पर ब्लैक बिरा रह गई थी, लेकिन उसे कोई होश ही नहीं था। प्लीज़ छोड़ो आरिश, मुझे खारिश हो रही है। वो अपनी टोन में बेबसी से बोलती खुद को छुड़ाते अपने शरीर को आगे पीछे कर रही थी। मेरी संगत से बचने के लिए अब ये तुम कौन सा नया ड्रामा रच रही हो? उसके छोड़ने वाली बात पर आरिश को गुस्सा आया था, और उस इंसान पर भी जिसने उसका नाम आरिश रखा था। और अब बार बार ये लड़की उसे खारिश के नाम से बुलाते हुए उसे बुरी तरह तपा चुकी थी। मैं क्यों करने लगी ऐसा? डरती नहीं हूँ तुमसे जो खुद को तकलीफ पहुँचाऊँगी। उफ, मैं मर जाऊँगी आरिश। वो फिर से खुद को नोचने लगी। आरिश को भी अब उसकी आंखों में आंसू देखते और शरीर पर लाल निशान बनते देख चिंता होने लगी थी। कुछ तो गड़बड़ थी। वो उसे बिना देर किए अपनी बाहों में भरते हुए बाथरूम की ओर चल पड़ा और शावर के नीचे खड़ा कर दिया तो वो बेधक कर पीछे हटने लगी। लेकिन आरिश ने उसके फरार होने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। यहीं ठहरो कुछ वक्त। वो उसे फिर से खुद को नोचते देख उसकी कलाइयों को जकड़ता दीवार के साथ लगा गया। वो गहरे सांस भर रही थी। पानी उसकी धड़कनों से गिरता बादल जैसा लग रहा था। आरिश का जी चाहा बादल की इन बूंदों को अपने होठों से चुन ले, पर खुद को काबू किए वो अपने निचले होंठ का एक कोना दांतों तले दबा गया। ठंडे पानी से जहां उसके शरीर के लाल हुए हिस्सों को आराम मिला था, अब उसे ठंड लगने लगी थी। आरिश, मुझे ठंड। वो मुश्किल से अपनी पलकें उठाते हुए बोली। आरिश ने उसकी डोरियां खोली और उसके शरीर से उसे अलग कर दिया। क्या कर रहे हो? वो अपना आप अपनी बाहों में छुपा गई। उसकी आंखों में डर और शर्म की लहरें थीं। वो बिना उसकी बात का जवाब दिए लहंगा भी नीचे गिरा गया। वो दीवार की ओर मुड़ती खुद को छुपाती कांपने लगी थी। उस वक्त वो आरिश को कुछ कह भी नहीं पा रही थी। ठंड से कांपते हुए वो बस आंखें बंद किए खड़ी थी। आरिश ने दिल को मजबूत किए शावर जेल उसके लाल होती पीठ पर लगाना शुरू कर दिया। वो करंट खाती उसकी ओर मुड़ी। आरिश प्लीज़। वो उसकी नज़रों की बेबाकी और हाथों को अपने शरीर पर महसूस करते हुए बुरी तरह से कांप रही थी। कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ तुम्हें आराम दे रहा हूँ, चुप रहो। वो उसे चुप कराते हुए उसके प्रभावित हिस्सों पर हल्के से शावर जेल लगाता उसे शावर के नीचे खड़ा किए पूरी तरह गीला कर चुका था। कुछ देर बाद उसे शावर के नीचे से हटाता बाथरोब पहनाने लगा तो रीमा ने जल्दी से उसके हाथों से बाथरोब ले लिया। मैं खुद पहन लूँगी, कहते उसने जल्दी से पहनना शुरू कर दिया। वो अब भी कांप रही थी, लेकिन आरिश ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि उसके कमरे में ले जाते हुए सोफे पर बिठा दिया और ख़ुद बिस्तर चेक करने लगा। तो वहाँ उसे पाउडर जैसे कुछ कण दिखाई दिए। वो होंठ भींचे झटके से चादर खींच गया और दूर फेंक दी। रीमा हैरान होकर उसे देख रही थी। तकिए के कवर भी उतारते हुए दूर फेंक दिए, लेकिन वो अब भी बिस्तर पर लेटने का रिस्क नहीं ले सकता था जब तक कि क्लीनर से मैट्रेस को साफ न करवा लेता। वो गहरी सांस भरता अब रीमा को देख रहा था, जिसके गले के चारों ओर अब भी लाल निशान मौजूद थे। दराज से क्रीम निकालते हुए वो उसकी ओर बढ़ा। मैं खुद लगा लूँगी, रीमा ने उसके हाथ से क्रीम लेते हुए कहा तो वो बिना किसी प्रतिरोध के उठता बाथरूम की ओर बढ़ गया। खुद भी शावर लेता बाहर आया तो आईने के सामने खड़ी अपनी पीठ पर क्रीम लगाने की असफल कोशिश कर रही थी। आरिश ने उसके पास जाकर उसके हाथ से क्रीम ली तो वो तुरंत अपना बाथरोब वापस ठीक करती हुई उससे दूर हो गई। चुपचाप खड़ी रहो यहाँ पर, ऐसे दूर भाग रही हो जैसे मैं तुम्हें खा जाऊँगा। वो गुस्से से उसके बाथरोब की डोरी को खोलते हुए उसके शरीर के प्रभावित हिस्सों पर क्रीम लगाने लगा था। रीमा शर्म और हया से लाल हो गई थी। उसे वापस बाथरोब पहनाते हुए वो क्रीम वापस दराज में रखकर पलटा। बिस्तर सोने के काबिल नहीं, यहीं सोफे पर सोना पड़ेगा, कम हेयर। वो खुद सोफे पर लेटता कुशन पर सिर रखे उसे अपने पास आने का इशारा कर गया।
नहीं, मैं यहाँ सोफे पर कैसे? रीमा चुपचाप यहाँ आ जाओ, वरना मैं इस बंद कमरे में क्या क्या कर सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती। और इस तरह का अंदाज अपनाकर तुम मुझे वैसे ही अपनी ओर खींच रही हो। और अगर मैं जायज जज्बातों में बह गया तो सुबह उठकर ढूंढती रहोगी कि खारिज के निशान कौन से हैं और आरिश के दिए निशान कौन से हैं। वो उसके शब्दों को बड़े ही अंदाज में उसे वापस लौटा चुका था। चेहरा पल में खिलके गुलाल हुआ था। वो चुपचाप बिना बहस किए उसके पास एक तरफ जाकर टिक गई। बिस्तर पर यह सब कुछ कहाँ से आ गया? यकीनन मुझे तकलीफ देने के लिए तुमने ही सब कुछ किया होगा। वो उसकी तरफ मुड़ती माथे पर बल डालकर पूछने लगी। आरिश ने गहरा सांस भरा। एक तो तुम इस हालत में मेरे पास लेटी हो, ऊपर से मेरी पत्नी हो, और तुम्हें सिर से पांव तक देखने के बाद तुम्हारी संगत का खुमार मेरी रग रग में जुनून बनकर दौड़ने लगा है। और अगर तुमने और कोई बात की तो मैं सब कुछ भुलाकर तुम पर अपनी शिद्दतों को ऐसे ढाऊंगा कि फिर कभी मुझ पर इल्ज़ाम लगाने का सोचोगी भी नहीं। वो उसकी हर छोटी बात का जवाब इतनी डिटेल में दे रहा था कि रीमा को उस पर सख्त गुस्सा आने लगा। आरिश तुम कि वो उसके होंठों पर उंगली रख गया। अब तुम्हारी आवाज़ भी ना आए, वरना रात भर सिसकों की आवाज़ें इस कमरे में गूंजेंगी। और अभी तुम्हारी हालत ऐसी नहीं कि मेरी हल्की सी शिद्दतों को भी सह सको, इसलिए अब आंखें बंद और सोती नजर आओ मुझे। वो धीरे से सरगोशी भरे अंदाज में कहते हुए उसकी आंखें बंद करता, उसका सिर अपनी बाहों पर टिकाकर वो भी अपनी आंखें मूंद गया। लेकिन जानता था यह हरकत किसने की है और वो उसके लिए कुछ सोच चुका था। वरदान और तानिया वरदान के फ्लैट में आए थे। वरदान ने उसे बहुत खूबसूरती से सजाया था, लेकिन अपनी सुहागी सेज पर वो तानिया के सब अरमानों को रौंद गया। वो जो इतनी खुशी से उसकी सेज सजाकर बैठना चाह रही थी, वरदान ने सारी सेज उतार कर फेंक दी। तानिया ने गहरे होते सांसों से उसे देखा। वो इस वक्त बेइंतहा गुस्से में था। तुमसे शादी मोहब्बत में नहीं की है तानिया, बल्कि तुम्हारे बाप से बदला लेने के लिए की है। जो कुछ उसने किया उसके लिए उसे पे तो करना ही था ना, और उसकी औलाद की शक्ल ही वो पे हो सकता था। यही सोचा था मैंने और रीमा ने, वो जहर बहरे लहजे में बोला। तानिया 2 कदम पीछे हटी थी। जी तो चाहता है तुम्हारे शरीर की, तुम्हारी आत्मा की धज्जियाँ उड़ा दूँ। जो तुम्हारे बाप ने किया उसका बदला ऐसे ही पूरा होगा जब उसकी औलाद तड़पेगी, जैसे हमारे माँ बाप तड़पे हमारी आंखों के सामने। अब उसी तकलीफ से गुजरेगा सूरज भान चौधरी, तभी तड़पते दिल को सुकून मिलेगा। वरदान की आंखों में गुस्से के लाल डोरे देखती हुई वो डर के मारे पीछे हटी थी। ये तो वो वरदान था ही नहीं जिससे तानिया ने प्यार किया था, ये तो कोई और ही था। वो थर थर काँप रही थी। पर मैं तुम्हारे बाप जितना जालिम नहीं बन सकता तानिया। तुम्हारे बाप ने इतना जुल्म किया है मेरी माँ पर कि वो मर जाए तो भी उसकी सज़ा कम है। मैं इतना जालिम नहीं हूँ, लेकिन सज़ा दिए बिना भी गुजारा नहीं। वो उसके सामने आया। तानिया में तो इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी कि वो अपने बाप का गुनाह ही पूछ लेती, बट चुपचाप खड़ी आंखों में हैरत लिए उस इंसान को देख रही थी जो उसका वरदान तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि कोई बहशी और जुनूनी इंसान लग रहा था। इसीलिए मैंने सोच लिया है आज तो मैं अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें तलाक देकर। और उसकी बात पर तानिया का सांस रुक गया था। रात के इसी अंधेरे में मेरे घर से निकल जाओ। तलाक के पेपर कुछ ही दिन। उसकी बात पूरी होने से पहले ही तानिया की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो जमीन पर गिरती कि वरदान ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके चेहरे को थपथपाया पर वो लड़की होश में न आई। वरदान ने तो उसकी आत्मा ही खींच ली थी। दीवानों की तरह वो उससे इश्क करती थी। इश्क के आगे उसने अपना सब कुछ हार दिया था। अपने घर वालों से नाराज़गी मोल ली थी उसने। अगर आरिश साथ न देता तो ये शादी कभी न होती, और अगर शादी न होती तो तानिया भी जिंदा न बचती, क्योंकि वरदान उसकी रग रग में ज़िंदगी बनकर दौड़ने लगा था। और इस इश्क की वो इतनी सज़ा देने लगा था तो तानिया सहन नहीं कर पाई थी। वो उसे लेकर अस्पताल आया था। रात भर उसे होश न आया। वो रात भर यूं ही उसके पास अस्पताल में बैठा रहा। वो होश में आना ही नहीं चाहती थी। वो डर गई थी कि वो होश में आई तो वरदान उसे तलाक दे देगा और उसे छोड़कर चला जाएगा। इस बात ने उसका दिमाग सुला दिया था और वो जागना ही नहीं चाहती थी। डॉक्टर, तानिया को होश कब तक आएगा? वो सुबह के समय आया तो डॉक्टर से पूछा, मिस्टर वरदान वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो खुद होश में आना नहीं चाहती या फिर आंखें नहीं खोल रही, कुछ समझ नहीं आ रहा। आप एक बार मिल लें उनसे, शायद वो किसी डिप्रेशन में हैं। डॉक्टर अपने कहते आगे बढ़ गए थे। वरदान ने सोच लिया था वो तानिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। बिना उससे मिले वो उसके घर वालों को इन्फॉर्म करते एक तरफ को बैठ गया। जैसे ही आरिश अस्पताल में दाखिल होता दिखा वो अस्पताल से निकल गया था।
वो अब और बहरूपिये की जिंदगी नहीं जी सकता था। अब वो ये देश छोड़कर जाने का इरादा रखता था। वो अपनी सोचों में उलझा हुआ था कि उसके नंबर पर रीमा की कॉल आने लगी। सुबह आरिश की आंख मोबाइल पर आती कॉल से खुली तो उसकी नज़र रीमा पर जा ठहरी, जो उसके सीने पर सिर रखे सो रही थी। उसकी गर्दन और गर्दन से नीचे गहरे लाल निशान काफ़ी हद तक मध्यम पड़ चुके थे। वो गहरी नींद में थी जब मोबाइल पर फिर से बीप हुई। वो धीरे से पास पड़े मोबाइल को उठाता, उस पर वरदान की आती कॉल देखता थोड़ा परेशान हुआ और अगले ही पल कॉल रिसीव कर ली। क्या बकवास कर रहे हो? क्या हुआ तानिया को? वो एकदम से दहाड़ा था कि रीमा ने डर के मारे उसके सीने पर अपने हाथों का दबाव बनाया था। वो उठ बैठा था। आई एम कमिंग। वो अपना मोबाइल पीछे गिराता रीमा को देखता उठ बैठा था। उसका रुख सीधा बाथरूम की ओर था। उसे अचानक क्या हुआ, वो हैरानी से सोचते हुए उठी थी, जबकि आरिश जल्दी जल्दी तैयार होता अपनी चीज़ें उठाए दरवाजे की ओर बढ़ा। आरिश स्टॉप। वो उसके पास आई थी। कहाँ जा रहे हो तुम? वो फिक्रमंदी से बोली। तुम? बेखबर आरिश का हाथ उसके गले को छू गया। भगवान से प्रार्थना करना मेरी बहन को कुछ ना हो, वरना आग लगा दूंगा सबको। वो उसे झटके से छोड़ता खुद बाहर निकल गया। हे भगवान, क्या हो गया तानिया को? वो आरिश के जाते ही वरदान को कॉल मिला गई, लेकिन उसका नंबर बंद जा रहा था। वो काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि वो जानती थी अगर तानिया को कुछ भी हुआ तो आरिश पागल हो जाता और न जाने क्या कर देता और सारा प्लान चौपट हो जाता। वो बार बार वक्त वक्त पर वरदान को कॉल कर रही थी, तो कभी आरिश को, कि कुछ देर बाद उसका नंबर ऑन हो गया था। भाई कहाँ हो आप? और तानिया को क्या हुआ? वरदान की पकड़ मोबाइल पर कड़ी हो गई थी। क्या कह रहे हैं आप भाई? आप ऐसा नहीं कर सकते, आप जानते हैं यह हमारा प्लान नहीं था। वो बेबसी से बोली। मैं जानता हूँ रीमा, लेकिन अब बस, अब और बहरूपिया बनकर नहीं जी सकता। मुझे अपनी असल में लौटना था। और तानिया, उसका क्या? उसने धड़कते दिल से पूछा। वक्त के साथ साथ संभल जाएगी, मेरे बाद उसकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। नहीं भाई, वो मर जाएगी। आप जानते हैं दीवानों की तरह इश्क करती है वो आपसे। रीमा की आंखें भीगने लगीं। कोई किसी के लिए नहीं मरता रीमा, सब बनावटी बातें हैं। बेहतर होगा तुम भी निकल आओ इस सब से, ख़त्म करो ये बदले का खेल, कोई रिश्ता ना रखो उनसे। वो उसे समझा रहा था। हरगिज नहीं, जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं होता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। भाई प्लीज़ आप भी लौट आइए। ये सब कुछ हमारा प्लान नहीं था, वो दर्द से बोली कि उसी पल कॉल कट गई। उसने अपने सामने अचानक से आरिश को देखा तो अपना मोबाइल वाला हाथ नीचे कर गई। क्या था तुम्हारा प्लान? वो ठंडे लहजे में बोला। कैसा प्लान? वो जल्दी से मुकर गई, लेकिन आरिश की पकड़ उसके बालों पर कड़ी हो गई थी तो वो सिसक कर रह गई। छोड़ो मुझे, वो चिल्लाई। बताओ मुझे क्या प्लान है तुम्हारा? किस मकसद के तहत तुम दोनों भाई बहन हमारी हवेली में घुसे हो? सच सच बताओ। वो उसके बालों को बुरी तरह झटकता चिल्लाया था। सुनना चाहते हो? अब की बार रीमा की आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई थी। हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुम सच सुन सको? वो आंखों की नमी पीछे धकेलते अपने बालों को झटके से छुड़ा गई। वो होंठ भींचे उसे ही देख रहा था। तो सुनो, तुम्हारा बाप एक गंदा इंसान है। वो नम आंखों और दुखी लहजे में बोलती आरिश को पूरे शरीर से हिला गई। तुम और तुम्हारी बहन एक गंदे आदमी की औलाद हो। सुना तुमने? वो इतना ऊंचा चिल्लाई कि आरिश का हाथ उठ गया था, जो सीधा उसके गाल की रौनक बना। वो लड़खड़ाकर दूर जा गिरी। थप्पड़ काफ़ी तेज था, जिसे नाजुक सी रीमा सहन नहीं कर पाई। आरिश उसके लाल गाल को देखता अपने हाथ की मुट्ठी कस के भींच गया था। उसका रीमा को थप्पड़ मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसकी बात ही ऐसी थी कि वो खुद पर काबू खो बैठा। वो अपने गाल पर हाथ रखे चकराते हुए उठी थी, लेकिन फिर से ढह गई। आरिश ने घबराकर उसे वापस खड़ा किया। वो जो उसकी एक थप्पड़ से ही होशो हवास खो रही थी, मुश्किल से खुद के होश ठिकाने रखे। वो आरिश को खाली खाली नज़रों से देखने लगी। उसके निचले होंठ पर अंगूठा रखे उसने मसल लिया, जहाँ से खून की हल्की सी बूंद निकली थी। उसके चेहरे पर 5 उंगलियों के निशान साफ थे। आरिश को उसे ऐसे देखकर तकलीफ हुई थी। यहाँ आओ। वो उसे लिए बिस्तर पर बैठा, जबकि रीमा उसे खामोश जख्मी नज़रों से देखने लगी। मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे पापा ने मेरी मम्मा के साथ जुल्म किया था। वो बहुत ही दर्द से बोली थी। रीमा, वो सख्त लहजे में गरजते हुए बोला। तब मैं सिर्फ 4 साल की थी और भाई 8 साल के। वो बोले जा रही थी। हम दोनों को कमरे में कैद कर दिया। वो मंजर हमने अपनी आंखों से देखा था। आरिश, आपके पापा ने मेरे पापा को बहुत मारा, बहुत ज़्यादा, कि वे उनकी मार खाते खाते ही बेहोश हो गए थे। और मेरी मम्मा उनके जुल्म और दरिंदगी का शिकार बनती रहीं।
सिर्फ यही नहीं, इसके बाद उनके 2 आदमी भी थे वहाँ पर, जिन्होंने मेरी मम्मा के साथ मैं और भाई कमरे में मौजूद विंडो से ये सारा जुल्म देखते रहे। लेकिन हम खामोश रहे, क्योंकि माँ ने हम दोनों को कसम दी थी। माँ ने कसम दी थी भाई को कि वो मेरी हिफाजत करेगा। इसलिए भाई खुद भी खामोश रहा और मुझे भी खामोश रखा। लेकिन ये सब उस वक्त ख़त्म हुआ जब इन सबके चले जाने के बाद मेरी माँ ने खुद को हमने बाहर निकलकर माँ को बचाने की कोशिश की। हम बहुत रोए थे आरिश, बहुत ज़्यादा। हमारी माँ तड़प रही थी पूरी आग की लपटों में। पूरी आग की लपटें थीं। नहीं जानते थे माँ ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इतना जानते थे कुछ अजनबी लोग हमारी माँ को बहुत बुरी तरह रौंद। वो दोनों हाथों में चेहरा छिपाकर फूट फूट कर रो दी। ये झूठ है, मेरे पापा ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आरिश को यकीन नहीं आया। आपका यकीन न करना बनता है आरिश। कोई भी अपने पिता के बारे में ऐसी बात सुनेगा तो वो कभी भी यकीन नहीं करेगा। हमारा बचपन कितनी मुश्किलों का शिकार रहा ये हम जानते हैं। आप या आपके परिवार वाले नहीं, आपके वो सो कॉल्ड पापा नहीं। रीमा बेताबी से रोते हुए अपना चेहरा दोनों हाथों में छिपाए फूट फूट कर रो पड़ी, जबकि आरिश को अपना वजूद कई हिस्सों में बढ़ता महसूस हो रहा था। दिल था कि यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन सामने बैठी लड़की की आंखों में आंसू चीख चीख कर कह रहे थे कि वो सच कह रही है। बरदान ने तानिया से शादी क्यों की? तुम दोनों ने जानबूझकर? आरिश आरिश पूछना चाह रहा था। सब कुछ जानने के बावजूद वो फिर भी पूछ रहा था। आप सबको बर्बाद कर देना चाहते थे, हम दोनों भाई बहन। और फिर तानिया को भाई ने अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और यूं तानिया भाई की ज़िंदगी में आ गई और मैं तुम्हारी। उसकी बातें सुनते हुए वो पीछे हटा। हमारा मकसद सिर्फ सूरजबहान चौधरी को मारना नहीं था, उसकी पूरी नस्ल को बर्बाद करना था। इसीलिए ये शादियाँ हुई। तो कर दी बर्बाद नस्ल, ले लिया तुम्हारे भाई ने बदला। मेरी तानिया चली गई, तुम्हारे भाई की वजह से उस मासूम ने ज़िंदगी हार दी। आरिश ने तड़प कर कहा। तो रीमा का रोआ रोआ कांप उठा था। नहीं, ये झूठ है तानिया, नहीं। रीमा को अपनी आवाज़ कुएं से आती सुनाई दी। मनाओ जश्न, अब तुम और तुम्हारा भाई चौधरी सूरजबान भाई है। लेकिन तानिया चली गई, वो तो मासूम थी ना, उसका क्या कसूर? आरिश ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़कर झंझोड़ा। हम भी मासूम थे, हमारा क्या कसूर था? मेरी मामा भी मासूम थी, हमारा पूरा घर तबाह कर दिया, तो हम कैसे माफ़ करते? रीमा अपने होशो हवास में नहीं लग रही थी। आरिश के नंबर पर किसी की कॉल आने लगी तो वो कॉल रिसीव करता, रीमा पर गहरी नज़र रखते हुए जो सामने दीवार को एकटक हो रही थी। मुझे हर हाल में वो चाहिए। अगर वरदान न मिला तो तुम सबको अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। मुझे वो शख्स हर कीमत पर चाहिए। रीमा उसकी बात पर हैरानी से उसे देखने लगी। जो कॉल काटता वो उसकी ओर बढ़ा था। तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई और तुम आरिश चौधरी को धोखा दे दोगे, तकलीफ पहुंचाओगे उसे, मेरी बहन को तकलीफ पहुंचाओगे? तो आरिश चौधरी चुप बैठा तमाशा देखेगा। अब देखो आरिश चौधरी क्या करता है तुम्हारे भाई के साथ। वो गुस्से से फुनकारा था। आरिश रुके। वो पीछे लपकी थी, लेकिन आरिश गुस्से से दरवाज़ा बंद करके उसे अंदर लॉक कर गया। और इसी में रीमा का हाथ दरवाजे में बुरी तरह आया था। एक दिल खराश चीख उसके होठों से बाहर हुई थी। आरिश के जाते कदम थमे थे। पलट के एक नज़र बंद दरवाजे को देखा, लेकिन फिर पलटने की बजाय वो लंबे लंबे डग भरता वहाँ से बाहर निकलता चला गया। हवेली में कोई नहीं जानता था कि इस वक्त आरिश और रीमा के बीच क्या चल रहा है, सिवाय एक इंसान के जो लगातार उन पर नज़र रखे हुए थी। आरिश के जाने के बाद शोभा ने आरिश के रूम का दरवाज़ा खोला तो रीमा को ज़मीन पर गिरा पाया। उसके हाथ की उंगलियों से खून बह रहा था और वो तकलीफ़ से आंखें मीचे आंसू बहा रही थी। बहुत तकलीफ़ हो रही है चौधरी, आरिश को पाकर भी तुम जैसी लड़कियां सारी ज़िंदगी हासिल और ना हासिल के बीच लटकती रहती हैं। बहुत अच्छा हुआ तुम और आरिश एक दूसरे से दूर हो गए, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। वो तो मेरे हैं, सिर्फ शोभा के, और मुझसे उन्हें तुम तो क्या कोई भी छीन नहीं सकता। उसकी बातें सुनती रीमा कड़वी हंसी हंसते अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और उसकी तरफ 2 कदमों से बढ़ी। तुम्हें लगता है चौधरी आरिश तुम्हें मिलेगा? तो ज़रूर मिलेगा। रीमा की बात पर शोभा की आंखों में खुशी की लहर दौड़ी। लेकिन वो जिंदा नहीं मिलेगा, उसका मरा हुआ शरीर तुम्हारा, उसके मरे हुए शरीर से तुम शादी कर लेना, ठीक है? रीमा ने तंज भरी मुस्कान उस पर उछाली। तुम पागल हो गई हो, वो पति है तुम्हारा, और तुम उसे मारने की बात। शोभा का दिल दहल गया। रीमा कितनी सख्त दिल थी कि अपने पति को ही मारने की बात कर रही थी। यही होगा शोभा मैडम, क्योंकि रीमा की ज़िंदगी का एक ही मकसद है,
चौधरियों की तबाही, वो कड़क लहजे में कहती कमरे से बाहर निकली, जबकि शोभा वहीं खड़ी उसे जाता देखती रही। चौधरी सूरजभान अभी अभी अपनी गाड़ी से उतरता कार पोर्च से अंदर हवेली की तरफ कदम बढ़ा गया जब उसका टकराव रीमा से हुआ था। वो इस तरह अकेली कहाँ जा रही थी? रुको, लड़की कहाँ जा रही हो? भले आरिश ने उससे शादी कर ली थी, लेकिन वो इस लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाए थे। यही वजह थी कि वो तिरस्कार से उसे संबोधित कर गए थे। रीमा के कदम थमे थे, चेहरे पर तकलीफ के आसार स्पष्ट थे। तो मैं ही ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंची थी, चौधरी सूरजभान, वो दांत पर दांत रखे गुस्से से बोली, और अगले ही पल हाथ में थामा उसके पेट में घुसा दिया। वो हैरानी से उसे देखता रह गया। रीमा ने गहरी सांस भरते हुए उन्हें देखा। उन्होंने गुस्से से रीमा को बालों से पकड़ लिया। मुझ पर वार किया तूने? मुझ पर? चौधरी सूरजभान पर? तुझे क्या लगा तेरे एक बार से चौधरी सूरजभान मर जाएगा? सूरजभान हाथ में पकड़े हुए एक दिल दहला देने वाली चीख मार रहे थे। आरिश इस तरफ भागता हुआ आया था। एक ही बार में तो तू जाएगी इस दुनिया से, जानती है कैसे? ऐसे कहते हुए रीमा के पेट में ही वो चाकू, लेकिन अचानक ही आरिश ने उस चाकू को थाम लिया। उस पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाता हुआ अपना हाथ बुरी तरह लहूलुहान कर चुका था। सख्त निगाह पिता पर डाली, जो रीमा के बालों को मुट्ठी में जकड़े हुए थे, और वो दर्द से आंखें नीचे खड़ी थी। चाकू सूरजभान के हाथ से छूट गया था। आरिश ने रीमा को अपने पीछे करते हुए बाप की आंखों में आंखें डाली। आरिश, इसने तुम्हारे बाप पर हमला किया है, ये देखो। उन्होंने अपने पेट पर हाथ रखे खून निकलते देखकर कहा, आप फिर भी जिंदा हैं? आरिश की बात पर वो दंग होते हुए उसे देखने लगे। क्या बकवास! वो तकलीफ के एहसास के कारण बोल ही नहीं पाए। आपने 15 साल पहले जो किया उसकी सजा का वक्त आ गया है। आरिश ने कहते हुए अपने दोस्त इंस्पेक्टर विक्रम को इशारा किया, जो उसके एक इशारे पर उसकी ओर लपका था। इन्हें ले जाओ। वो मुड़ गया। क्या कह रहे हो आरिश? मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हें क्या हो गया है? आप मुजरिम हैं, प्रकाश खुराना और उसकी बीवी के, वो कड़ी आवाज में गरजते हुए बोला। इंस्पेक्टर विक्रम उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले गए। आरिश रीमा को कलाई से थामते हुए कमरे में वापस अंदर लाया। कमरे में ले जाते हुए फर्स्ट एड बॉक्स से उसके हाथ के जख्म को साफ किया, जो दरवाजे में आने से मिले थे। उसे अपने जख्म की परवाह नहीं थी, जो उसने रीमा को बचाते हुए अपने हाथों को लहूलुहान किया था। वो बस रीमा के जख्मों को साफ करते हुए उन पर दवा लगा रहा था, और वो एक टक उसे देखे गई। मैंने आपके पापा को मारा और आप मुझे, वो आंसू बहाते हुए बोली। आरिश ने एक नज़र उसे देखा और अपने हाथ के जख्म को। वो तुम्हारा काम था जो तुमने किया, जो तुम्हें सही लगा। ये मेरा काम है और जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। वो उठते हुए बाथरूम का रुख कर गया। अपने हाथ के जख्म को पानी के नीचे रखा तो वो होंठ भींच गया। मुझे तलाक चाहिए, वो बाथरूम के दरवाजे में खड़ी होकर उसे दिल बड़ा करती हुई बोली। आरिश ने पलटकर एक नज़र उसकी ओर देखा और उसकी ओर कदम बढ़ाए। मेरे जीते जी तो नहीं दूंगा। हाँ, मुझे मारकर आज़ाद हो जाओ। वो गहरी निगाहों से उसे देखता हुआ बाहर निकल गया, जबकि रीमा वहीं खड़ी रह गई। वरदान वापस लौट आया था तानिया की जिंदगी के लिए। उसे वापस आना पड़ा। वो चाह कर भी उसे छोड़कर ना जा सका। रीमा के शब्दों ने उसे वापस आ लिया था। वो मर जाएगी आपके बिना, वो भी तो टुकड़े टुकड़े मर रहा था। तानिया अस्पताल के बेड पर लेटी वो अब तक वैसी ही हालत में थी जैसा वो उसे छोड़कर गया था। आंखें खोलो यार, आ गया हूँ। वो मजबूत आदमी भी रो पड़ा था। एक लड़की की मोहब्बत ने उसे कमज़ोर बना दिया था कि वो अपना मकसद भी भूलता उसे छोड़ गया। उसे तकलीफ़ पहुँचाना चाहता था पर नहीं दे सका, इसीलिए चला गया। पर वो ये नहीं जानता था कि उसका जाना ही उस लड़की के लिए तकलीफ़ का कारण बन गया था। तानिया मेरी जान, आंखें खोलो। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थामे उसके माथे पर होंठ रखे बोला, तो अगले ही पल तानिया ने धीरे से अपनी आंखें खोली थीं। चेहरे पर एक दर्द लिखा हुआ था। आई एम सॉरी, वो उसके चेहरे पर झुका आंसू रोकते हुए बोला। तानिया ने उसका चेहरा दोनों हाथों में थामा। वो तो पागल थी, दीवानी थी, वरदान की उसकी पेशकदमी पर उसकी तरफ भागते हुए जाने वाली थी। आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी ना? वो सिसकते हुए उसके चेहरे को थाम कर बोली। वरदान ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखे थे और बेकरारी से उन होंठों की नरमी को महसूस किया था। कभी नहीं जाऊंगा, उसकी नाक के साथ नाक मिलाते हुए वो कह रहा था। जब आरिश कमरे में आ दाखिल हुआ, उसका जी चाहता था कि वरदान को जान से मार डाले, कि जिसकी वजह से उसकी बहन इस हालत में पहुंची थी। लेकिन उन दोनों को एक दूसरे में खोते देख वो चुपचाप बाहर निकल गया था। कुछ वक्त बाद तानिया और वरदान अपनी ज़िंदगी में खुश थे।
चौधरी सूरजभान को 20 साल की सजा सुनाई गई थी। एक खामोशी का राज था हर तरफ। रीमा और आरिश के बीच ठंडी जंग अब भी जारी थी। आरिश का ज़्यादातर वक्त डेरे पर गुजरता और वो रात गए लौटता और सुबह भी जल्दी चला जाता। ऐसे में रीमा को उससे माफ़ी मांगने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हाँ, उसे माफ़ी मांगनी थी। वरदान ने ही उसे समझाया था। उसकी माँ के अपराधी को सज़ा मिल गई थी और इस समय बाकी का कोई कसूर नहीं था, इसलिए उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुँच सकती थी। वो उससे सहमत हो गई थी, लेकिन आरिश को अब तक नहीं मना पाई थी। आज रात वो स्पेशल उसके लिए तैयार हुई थी। उसे अपनी पहली रात याद आ गई तो वो आईने के सामने खड़ी शर्माते हुए सिर झुकाए मैरून सिल्क की नाइटी में अपने नरम गुदाज उभरती खूबसूरती को देखकर अपना होंठ दांतों तले दबा गई। देखती हूँ चौधरी खारिश, आज कैसे इग्नोर करोगे मुझे। वो उसके आने से पहले ही फौरन बाहर निकलती बिस्तर पर लेट गई बिना किसी कंबल के। कुछ ही देर में आरिश कमरे में दाखिल हुआ। उसे यकीन था कि रीमा सो गई होगी, लेकिन उसे बिस्तर पर ऐसे मुंह के बल लेटे देख वो ठिठक कर रुक गया। उसकी शॉर्ट सी नाइटी उसके घुटनों से थोड़ा ऊपर थी। उसकी सफ़ेद टांगों को देखता उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़क उठा था। माथे पर पसीने के कतरे दिखाई दिए। वो बहुत खूबसूरत थी। आरिश जानता था, ये तो उसने शादी की पहली रात ही देख लिया था और कैसे खुद पर काबू किए हुए था वो ये भी जानता था। और आज तो वो सरापाए कयामत लग रही थी। आरिश ने अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन खोलते हुए फिर से पलट कर उसे देखा था। उसके शरीर के उभरते नाजुक अंग आरिश के शरीर में करंट सा दौड़ा रहे थे। वो फौरन बाथरूम की ओर बढ़ता दरवाज़ा बंद कर गया। अब शावर से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। रीमा के चेहरे को मुस्कान ने छुआ था। आज न बच सकोगे मेरी खूबसूरती के जलवों से मिस्टर आरिश उर्फ खारिश। वो दिल ही दिल में मुस्कुराई। ये तक नहीं जानती थी कि वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार गई थी। आरिश बाहर निकला तो वो सफ़ेद ट्राउज़र पहने शर्टलेस था। कमरे की लाइट्स को डिम करता वो बिस्तर की ओर बढ़ा। शावर का ठंडा पानी भी उसके जज्बातों को ठंडा न कर सका था। आज उसे अपनी पत्नी की संगत का नशा चढ़ चुका था, जो अब उस सिर चढ़कर बोल रहा था। उसके पास लेटते हुए वो उसकी गर्दन में मुंह छिपाए उसके शरीर से उठती खुशबू को महसूस करता गया और एक झटके में उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने ऊपर कर लिया। रीमा एकदम घबराई थी। क्या कर, उसकी कांपती आवाज़ सुनाई दी। वही जो तुम भी चाहती हो। उसे मजबूती से अपनी बाहों में समेटे वो उसकी नाजुकी को अपने सीने पर महसूस करता जल उठा था। उसके शरीर की गर्माहट महसूस करते रीमा के रोंगटे खड़े हो गए थे। आरिश छोड़ो, मेरा दम घुट, वो मुश्किल से बोली थी। ये तो अपने आप को सजाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब बचना नामुमकिन है। वो उसका सिर तकिए पर रखता उसके गालों पर होंठ रख गया, उस गाल पर जहाँ उसने थप्पड़ मारा था। आई एम सॉरी, मैंने तुम पर हाथ उठाया। वो उसके गालों पर होंठ रखता अपना स्पर्श बिखेरते हुए सरगोशी के अंदाज में बोल रहा था। मुझे बहुत दर्द हुआ था, रीमा ने पलकों को झुकाकर धीरे से कहा। तो उसने और नरम स्पर्श उसके गालों पर बिखेर दिए। जानता हूँ, अपने हाथ को सजा भी इसीलिए दी थी। वो उसकी नाइटी को उसके शरीर से सरकाता, अपना हाथ उसकी नरम धड़कनों पर रखता उसे मचलने पर मजबूर कर गया। आरिश, अब सिर्फ मुझे महसूस करो, वो खुमार के आलम में बोलते हुए उसके कान की लौ को धीरे से काट गया था और फिर धीरे से उसके होंठों पर झुका और उस पर छा गया। रीमा ने भी दिल से उसे खुद को समर्पित कर दिया था। शादी जैसे पवित्र बंधन को वो इस्तेमाल करने वाली थी, लेकिन नहीं कर सकी थी। और आरिश जैसे इंसान को वो कैसे अपने मकसद में इस्तेमाल कर सकती थी? कभी नहीं। आरिश के लबों पर एक नरम मुस्कान सी सजी थी। उसने अपनी रीमा को कैसे काबू करना था वो अच्छे से जानता था। बदला लेने में इंसान जब भी जल्दी करता है तो नुकसान ही उठाता है। किसी एक के किए की सज़ा सबको देना भी गलत है। भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखें कि लोग पाप के रास्ते से हटकर पुण्य के रास्ते पर चलें। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ। धूप सिर पर चमक रही थी और खिड़की के पर्दे हल्की हवा के झोंके से फड़फड़ा रहे थे। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी, मगर उस खामोशी में अनाया की धड़कनों की आवाज़ जैसे गूंज रही थी। वो अपनी माँ के सामने खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर अविश्वास का साया। जुलेखा बेगम अपने पर्स से कुछ कागज़ निकाल रही थी। उनकी खामोशी में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वो अपनी बेटी की पीड़ा से अनजान हो या फिर बेपरवाह, या फिर वो जानबूझकर उससे लापरवाह बनने की कोशिश कर रही थी। अनाया ने आखिर हिम्मत करते हुए कांपती आवाज़ में कहा, मम्मी
ये आप क्या कर रही हैं? मैं हवेली में हमेशा के लिए कैसे रह सकती हूँ? आप जानती हैं ना, वहाँ के लोग कितने सख्त और बेरहम हैं। वे मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। सब कुछ जानते बूझते भी आप मुझे उस नरक में क्यों धकेल रही हैं? मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे आपके साथ ही रहना है। जुलेखा बेगम ने नज़र उठाकर अपनी बेटी को देखा। उनके चेहरे पर एक अजीब सी कठोरता थी जो किसी माँ के चेहरे पर नहीं होनी चाहिए। वो हल्का सा मुस्कुराई, जैसे अनाया की बातें उन्हें बेमानी लगी हों। स्वीकार करें या ना करें, ये तुम्हारी समस्या है अनाया। वो तुम्हारे बाप का घर है और तुम्हें वहाँ जाना होगा, और बस ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं इससे ज़्यादा और तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, और वैसे भी तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनाया के पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक गई। वो कुछ पल चुप रही, फिर बेबस होकर बोली, मम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या अपनी ही बेटी को यूँ छोड़ देंगी आप? जुलेखा बेगम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, अनाया, तुम्हें समझना होगा कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी जवानी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। अब मैं भी खुशियों के बारे में सोच रही हूँ। मैं कब तक अकेले गुजारा कर सकती हूँ? कल को तुम्हारी भी शादी होगी, तुम अपने घर चली जाओगी। उसके बाद मैं फिर से तन्हा रह जाऊंगी। जब मुझे खुदा ने ज़िंदगी में खुश रहने का मौका दिया है तो मैं इस मौके को कैसे गवा दूँ? उन्होंने पर्स बंद करते हुए कहा, और फिर थोड़ा रुककर एक गहरी सांस ली। फिर अनाया को समझाने की कोशिश करने लगी, और मैं तुम्हें गैरों में नहीं भेज रही, बल्कि तुम्हारे सगे बाप के पास भेज रही हूँ। और मैं तुम्हें अपने साथ अब और ज़्यादा नहीं रख सकती, क्योंकि मैंने एक फ़ैसला कर लिया है कि मैं निकाह कर रही हूँ, और इस नए सफ़र में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अनाया की आंखें हैरानी और दुख से भर गई थीं। वो सदमे से ज़मीन पर बैठती चली गई और धीमी आवाज़ में बोली, आप सच में ये कह रही हैं? आप मुझे इस हालत में छोड़ रही हैं? आप जानती हैं ना, हवेली वाले मुझे कभी चैन से जीने नहीं देंगे। उसकी शहद जैसी आंखें रोने की वजह से लाल अंगार हो रही थीं, लेकिन जुलेखा बेगम पर इस बात का कोई असर नहीं था। वो कुछ देर तक उसे देखती रहीं, और फिर जुलेखा बेगम ने गहरी सांस ली। खिड़की के पास जाकर बाहर का नज़ारा देखने लगीं। धूप की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, और उनकी खूबसूरत सफ़ेद रंगत धूप में सोने की तरह दमक रही थी। इस उम्र में भी उनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था। कहीं से भी वो एक जवान बेटी की माँ नहीं लगती थी, और यही वजह थी कि जब उनकी सूनी जिंदगी में किसी ने अपने प्यार की दस्तक दी तो वो खुद को रोक नहीं पाई। वो चुपचाप खिड़की के बाहर नज़ारे करती नहीं, मगर उनके हाव भाव बेरहम थे। तुम्हारे लिए ये सब सहना जरूरी है अनाया। ये इस दुनिया में जीना इतना आसान नहीं है। तुम्हें अपनी जगह बनानी होगी, और वैसे भी तुम्हारे साथ रहकर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारे हिस्से में केवल तंगी आएगी। हवेली में जाकर कम से कम तुम्हें अपने हक का हिस्सा मिल सकता है। तुम्हें वो सारा ऐशो आराम मिल सकता है जिसकी तुम हकदार हो। मेरे साथ रहकर सिवाय गरीबी के तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। मेरी बात मान लो, कल को तुम ही कहोगी कि माँ का फैसला बिल्कुल सही था। अनाया ने हिचकियों के बीच कहा, वो हक जो मुझे मिलने से पहले ही छीन लिया जाएगा। आप जानती हैं ना, वे लोग कितने जालिम हैं। वे मुझे कभी अपनाने वाले नहीं हैं, और आप जानती हैं, बाबा के दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत नहीं है। जुलेखा बेगम ने मुड़कर बेटी की ओर देखा और कठोर लहजे में कहा, अनाया, ये वक्त भावुक होने का नहीं है। तुम अब बड़ी हो चुकी हो, और यही सब तुम्हारे लिए बेहतर है। उन्होंने कठोर बनना पड़ा। अगर वो कठोर न बनती तो अनाया उन्हें छोड़कर कभी न जाती। अनाया ने एक बार फिर अपनी माँ को देखते हुए कहा, ये बेहतर है कि आप अपनी बेटी को ऐसे जालिमों के हवाले कर दें जिनके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। जुलेखा बेगम के चेहरे पर झुंझलाहट के हाव भाव साफ नजर आ रहे थे। मैंने कह दिया ना अनाया, अब तुम्हारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम अपने बाप के पास चली जाओ। अनाया के दिल में गुस्से और बेबसी का तूफान उठ रहा था। वो उठकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी टांगें कांप रही थीं। आपने हमेशा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा अम्मी, कभी मेरी खुशियों के बारे में नहीं सोचा। आज आपने साबित कर दिया कि मैं आपके लिए सिर्फ एक बोझ हूँ। जुलेखा बेगम ने अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान सजाई और कमरे से निकलते हुए कहा, ये तुम्हारी सोच है अनाया, लेकिन एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगी। सुबह का समय था। धूप खिड़की के शीशों से रास्ता बनाते हुए कमरे को अपनी रोशनी से भर रही थी, लेकिन अनाया की दुनिया में रोशनी का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी आंखें रात भर रोने की वजह से सूजी हुई थीं, गालों पर आंसुओं की लकीरें सूख चुकी थीं, और उसका दिल जैसे बेबसी की तीव्रता से टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया था। वो बिस्तर के कोने में सिमटी हुई बैठी थी, जहां उसने पूरी रात खुद को समझाने की कोशिश की थी कि शायद ये सब एक बुरा सपना हो, लेकिन हकीकत के तेज धार शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे।
अब तुम्हें अपने बाप के घर जाना होगा। मैं अब और ज़्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। मुझे अपने लिए भी कुछ सोचना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और तुम मेरी खुशियों में रुकावट हो। एक गहरी सांस के साथ वो बिस्तर से उठी, लेकिन उसकी टांगें अब भी धीरे धीरे कांप रही थीं। अचानक उसे बाहर से अपनी माँ की ऊंची आवाज़ सुनाई दी, अनाया बाहर आओ। वो चौंक गई। उसकी माँ की आवाज़ में हमेशा एक नरम ममता हुआ करती थी, लेकिन आज ये आवाज़ ठंडी और बेगानी सी थी। अनाया ने धीरे से दरवाज़ा खोला, लिविंग रूम की तरफ कदम बढ़ाए। सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम वहीं जम गए। जुलेखा बेगम एक कुर्सी पर बैठी थीं। उनके पास 2 बैग रखे थे और उनके चेहरे पर चश्मा टिका था, जो उनके हाव भाव को और भी कठोर बना रहा था। अम्मी, ये सब क्या है? अनाया ने हैरानी और डर से पूछा। जुलेखा बेगम ने चश्मा उतारते हुए एक नज़र अनाया पर डाली और फिर ठंडे लहजे में बोली, मैं जा रही हूँ अनाया। मकान मालिक कुछ ही देर में आएगा और ये घर बंद हो जाएगा। तुम भी अपना सामान समेट लो और अपने बाप के घर चली जाओ। हाँ, सामान समेटने से पहले नाश्ता कर लेना, जो मैंने तुम्हारे लिए किचन में बना कर रखा है। अनाया की आंखों में आंसू तैरने लगे। वो कांपती आवाज़ में बोली, अम्मी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैं आपकी बेटी हूँ। आप कैसे मुझे उनके पास भेज सकती हैं? आप जानती हैं वे लोग मुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, फिर भी आप ऐसा कर रही हैं। उसने रात वाली बात फिर से दोहराई तो झुंझलाती हुई जुलेखा बेगम ने एक गहरी सांस ली और कुर्सी से उठकर खड़ी हुई। उनके रवैये में बेदर्दी और ठंडापन साफ झलक रहा था। अनाया, बार बार एक ही बात बोलकर तुम मुझे मेरे फैसले से हटा नहीं सकती, और मेरी बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। ये दुनिया भावनाओं से नहीं चलती। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए खर्च कर दी। अब मुझे अपनी खुशियों के बारे में भी सोचना है, और मैंने फैसला कर लिया है कि मैं निकाह कर रही हूँ और तुम्हारे लिए अब मेरे पास समय नहीं। अनाया के दिल पर ये शब्द तेज खंजर की तरह लगे। वो अविश्वास से अपनी माँ को देख रही थी। अम्मी, एक ऐसी खुशी है जो अपनी औलाद को छोड़कर हासिल की जाती है। आपको पता है, बाबा के घर में मेरी कोई जगह नहीं। वे मुझे जिंदा मार डालेंगे। मैं वहाँ कैसे रहूँगी? जुलेखा बेगम ने अपनी घड़ी पर समय देखा और लापरवाही से कंधे उचकाए। तुम्हारा मसला है अनाया, मेरा नहीं। और वैसे भी तुम ये बात समझ लो तो ज़्यादा अच्छा है कि वो सिर्फ धमकियाँ होती हैं जो तुम्हारा बाप तुम्हें देता है, वरना तुम उसका अपना खून हो, और कोई अपने खून को यूँ दर्द नहीं देता। तुम देखना, वो लोग तुम्हें बहुत प्यार से अपना लेंगे और तुम्हें बहुत इज्जत और मान के साथ रखेंगे। खैर, तुम्हें अपने बाप के घर जाना होगा, ये तुम्हारा हक है, और वहाँ तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी होगी। अनाया की आंखों से आंसू बह निकले। वो घुटनों के बल नीचे बैठ गई और कांपती आवाज़ में बोली, अम्मी, खुदा के लिए ऐसा जुल्म मत करें। मुझे अभी इतनी समझ नहीं है। मैं अकेले कैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी? अभी मेरी उम्र ही क्या है? मैं अभी सिर्फ 17 साल की हूँ। मैंने ज़िंदगी में अभी बहुत कुछ भी नहीं देखा, लेकिन जितना भी देखा है वो सब आपके बिना नहीं देखा। आप मेरी दुनिया हैं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं। जुलेखा बेगम ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो आईने के सामने जाकर अपने बाल ठीक करने लगी, जैसे उनकी बेटी का दर्द उनके लिए कोई मायने न रखता हो। अनाया, ज़िंदगी में कभी भावुक फैसले मत लेना। ये दुनिया बहुत बेरहम है और तुम्हें ये सीखना होगा कि इसमें कैसे जिया जाए। अनाया ने बेबसी से अपनी माँ की ओर देखा। वो उठकर उनके पास आई और उनका हाथ थाम लिया। मैंने हमेशा आप पर गर्व किया। मैं सबसे कहती थी मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, और आज आप मुझे इस तरह छोड़कर जा रही हैं। आप जानती हैं, बाबा के घर में मुझे कोई स्वीकार नहीं करेगा। वे लोग तो मुझे अपनी जायदाद के दुश्मन समझते हैं। जुलेखा बेगम ने अपना हाथ झटक दिया और पर्स से कुछ पैसे निकाल कर अनाया की तरफ बढ़ा दिए। ये लो, ये पैसे काफ़ी होंगे। एक बस पकड़ो और वहाँ चली जाओ। और हाँ, मुझे अब और किसी नाटक की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना फैसला कर लिया है। अनाया की आंखों में गहरी बेबसी उभर आई। वो पीछे हट गई, दीवार के सहारे खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर गुस्सा, दुख और अविश्वास के भाव साफ झलक रहे थे। ऐसा नहीं होता अम्मी। माँ अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ती है, उन्हें यूँ बेसहारा नहीं छोड़ती। जुलेखा बेगम ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने बैग उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़ गईं। दरवाजे के करीब पहुंचकर उन्होंने एक पल के लिए रुककर कहा, जिंदगी तुम्हें बहुत कुछ सिखा देगी अनाया, और याद रखो, मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे भले के लिए किया है। अनाया बस उनकी पीठ को देखती रह गई। वो बेजुबान चीख रही थी, जैसे कोई उसे अंदर से चीर रहा हो। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और उसकी आंखों से आंसू खामोशी से बहने लगे। जुलेखा बेगम दरवाजे से बाहर निकल गईं और उनके कदमों की आवाज़ धीरे धीरे ख़त्म हो गई। कमरे में गहरी खामोशी थी।
सिर्फ दीवार पर लटकी घड़ी की टिक टिक बाकी थी जो समय के गुजरने का एहसास करा रही थी। लेकिन अनाया के लिए वक्त जैसे थम गया था। अनाया दीवार के सहारे बैठी रही, आंखों से बहते आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। लेकिन वो खामोश थी। अंदर एक तूफान मच रहा था, मगर बाहर पूरी तरह शांति थी। जमीन पर पड़े नोट जैसे उसकी बेबसी का मजाक उड़ा रहे थे। काफी वक्त बीत गया और फिर जैसे किसी ने उसे झकझोर कर जगाया हो, उसने गहरी सांस ली और हाथ बढ़ाकर उन नोटों को उठाया। वो उन्हें मुट्ठी में दबाए खोई हुई नजरों के साथ अपने कमरे में चली गई। वो कमरा जो कभी उसके सुकून की जगह था, आज अजनबी लग रहा था। वो धीरे धीरे अपना सामान बांधने लगी। एक छोटा सा बैग जिसमें कुछ कपड़े और ज़रूरी चीज़ें डाली थीं। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरे पर अब कोई हिचकी नहीं थी। शायद आंसू खत्म हो चुके थे या दिल की तकलीफ इतनी बढ़ चुकी थी कि भावनाएं भी थक गई थीं। वो जानती थी अब उसे हर हाल में अपनी माँ के फैसले को कबूल करना होगा। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने अलमारी के अंदर एक आखिरी नज़र डाली। वहाँ कुछ किताबें रखी थीं जो उसके बचपन की यादें थीं। वो पल भर के लिए रुकी, लेकिन फिर जैसे खुद को जबरदस्ती पीछे खींचा और एक बड़ी सी चादर अपने चारों ओर लपेट ली। उसकी आंखें अब भी नम थीं, लेकिन वो मजबूत दिखने की कोशिश कर रही थी। घर से बाहर कदम रखते हुए उसके दिल में गहरी टीस उठी। ये वही दरवाज़ा था जहाँ से वो रोज़ स्कूल के लिए खुशी खुशी निकला करती थी। ये वही गली थी जहाँ वो अपनी माँ के साथ हंसते हंसते चलती थी। आज वही गली, वही दरवाज़ा, वही घर उसे अजनबी और भारी लग रहा था। वो तेज़ी से चलते हुए गली पार कर गई, जैसे ये जगह उसे कैद करने की कोशिश कर रही हो। वो बस स्टॉप पर पहुंचने में उसे काफ़ी वक्त लगा। रास्ते में हर पल उसका दिल जैसे भारी होता जा रहा था। उसने बस के पास जाकर गांव का नाम बताया और खामोशी से अंदर जाकर बैठ गई। सीट पर बैठते ही उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने जल्दी से चादर के पल्लू से अपने आंसू पोंछ लिए। वो नहीं चाहती थी कोई उसकी कमजोरी देखे। बस के चलते ही उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जगह ली। वो खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी सोचें कहीं और थीं। वो बार बार अपनी माँ के शब्दों को याद कर रही थी, ये सब तुम्हारे भले के लिए है अनाया। लेकिन क्या वो सचमुच उसके भले के लिए था? क्या उसकी माँ के पास कोई और रास्ता नहीं था? उसके दिल में सवालों का तूफान उठ रहा था। वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद उसकी माँ के पास वाकई कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन फिर वही माँ जो उसे प्यार से गुड़िया कहकर गले लगाती थी, वही माँ जिसकी ममता पर उसे हमेशा गर्व था, वो उसे इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकती थी? बस अपनी गति से चल रही थी और अनाया को ऐसा लग रहा था जैसे वो एक ऐसे सफ़र पर जा रही है जिसकी मंजिल सिर्फ और सिर्फ दर्द है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। उसके दिमाग में हवेली की यादें एक एक करके उभरने लगीं। ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और अंदर का वो माहौल जहाँ हर तरफ एक अजीब सा दबाव महसूस होता था। वहाँ की औरतें जो हमेशा चुपचाप रहती थीं और मर्द जिनकी नज़रों में सिर्फ घमंड झलकता था। और हवेली के मर्द औरतों पर सिर्फ हुक्म चलाना जानते थे। हवेली की सारी औरतें मर्दों के सामने सर झुकाकर खड़ी रहती थीं। ये सब याद करते हुए उसका दिल और भी ज़्यादा भारी होने लगा। वो महीने में 2 दिन वहाँ बिताती थी और वे 2 दिन उसे किसी कयामत से कम नहीं होते थे। उसे याद आया कैसे वो हर वक्त किसी न किसी पाबंदी में बंधी रहती थी। ये मत करो, वो मत पहनो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। वो सोच रही थी अगर 2 दिन का ये हाल था तो अब हमेशा के लिए वहाँ रहना कैसा होगा। बस की खिड़की से बाहर के दृश्य बदलते जा रहे थे। शहर की इमारतें पीछे छूट चुकी थीं और अब खेत और पेड़ों की कतारें दिखने लगी थीं। ये सब देखकर उसे एहसास हुआ कि वो गांव की सीमा में घुस चुकी है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरकार बस एक जगह आकर रुक गई। ड्राइवर ने ऐलान किया कि आखिरी स्टॉप है। अनाया ने अपनी चादर ठीक की और बैग को कंधे पर टांग लिया। उसके कदम भारी लग रहे थे, लेकिन वो धीरे धीरे बस से नीचे उतर आई। सामने एक कच्ची सड़क थी जिसके दोनों ओर खेत फैले हुए थे। कुछ दूरी पर हवेली के ऊंचे मीनार नजर आ रहे थे। उसने गहरी सांस ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। दिल ही दिल में वो अपनी माँ को याद कर रही थी, शायद किसी चमत्कार की उम्मीद में कि वो उसे आकर रोक लेंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब वो हवेली के करीब पहुंची तो उसके दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। बड़े दरवाजे के पास पहुंचकर वो ठहर गई। ये वही दरवाज़ा था जो हमेशा उसके लिए बंद जैसा महसूस होता था, भले ही वो खुला रहता था। अंदर जाने के लिए उसने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन एक पल के लिए ठटकी। वहाँ खड़े 2 नौकरों ने उसे देखा और तुरंत पहचान लिया। एक ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला और उसे अंदर जाने का इशारा किया। अंदर कदम रखते हुए उसे वही पुराना एहसास हुआ, एक अजीब सी ठंडक और बेगानापन। अंदर एक बड़ा आंगन था जिसके बीच में एक बड़ा सा फव्वारा चल रहा था, लेकिन
ये दृश्य भी उसके दिल को कोई सुकून न दे सका। अनाया ने गहरी सांस ली, जैसे अपने दिल की धड़कनों को काबू में करने की कोशिश कर रही हो। उसके कदम धीरे धीरे हवेली के बड़े भारी दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। ये दरवाजा, जिसे देखकर हमेशा उसके अंदर एक अजीब सा डर जाग उठता था। हवेली की ऊंची दीवारें, लोहे का भारी दरवाजा और उस पर लटकी हुई मोटी जंजीरें उसे हमेशा जगह पर कैदी होने का एहसास कराती थीं। आज भी वही एहसास उसके दिल को जकड़ रहा था। उसने चादर को अपने चारों तरफ और कसकर लपेटा और दरवाजे के करीब पहुंचकर अंदर झांका। हवेली के अंदर का माहौल हमेशा की तरह शांत और ठंडा था। बड़े आंगन में रात रानी और मोगरे की खुशबू फैली हुई थी, लेकिन ये खुशबू भी उसकी बेचैनी को कम नहीं कर पा रही थी। वो कुछ पल तक वहीं खड़ी रही, गहरी सांसें लेती हुई, जैसे खुद को किसी कड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर रही हो। उसकी बड़ी गहरी आंखें, जिनमें हमेशा चमक होती थी, आज बुझी बुझी सी लग रही थीं। लंबे काले बाल, जिन्हें वो हमेशा खुला रखना पसंद करती थी, 2 दिन से उसने बालों में कंघी भी नहीं की थी। जबरदस्ती लपेटकर उन्हें क्लेचर में कैद किया था, जो अपनी हालत पर आज मातम कर रहे थे और चादर के नीचे छुपे हुए थे। अनाया ने दरवाजे को पार किया और हवेली के अंदर कदम रखा। आंगन की पगडंडियों पर चलते हुए उसके कदम भारी हो रहे थे। उसे पता था कि अंदर का माहौल हमेशा की तरह सख्त होगा, जहां मर्द और औरतें अलग अलग दुनियाओं में रहते हैं और हर चीज़ पर नियमों की जंजीरें बंधी हुई हैं। उसने अपनी चादर को और मजबूती से पकड़ा, जैसे खुद को हवेली के अंदर के माहौल से बचाना चाहती हो। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक सन्नाटा था। यह सन्नाटा सामान्य था, क्योंकि अनाया जब भी यहाँ आती, जनान खाने की और औरतों की हंसी या बातचीत की आवाज़ें सुनाई देती थीं। उसकी कजिन्स, उसकी ताई और उसकी दादी माँ हमेशा जनान खाने में मौजूद होती थीं, लेकिन आज हवेली अजीब सी खाली खाली लग रही थी। एक पल के लिए उसका दिल घबरा गया। वो सोचने लगी, आखिर ये सन्नाटा क्यों? उसके कदम खुद ब खुद जनान खाने की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज़ धड़कने लगता और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते। वो अभी आधे रास्ते में ही थी कि रसोई के दरवाजे से एक नौकरानी बाहर निकली। उसे देखकर वो नौकरानी ठिठक गई, जैसे उसका वहाँ होना अप्रत्याशित हो। नौकरानी जल्दी से आगे बढ़ी और बहुत ही आदरपूर्वक झुककर सलाम किया। अनाया ने धीमी आवाज़ में उत्तर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर भारी उलझन फैली हुई थी। बीबी जी, आप कब आईं? नौकरानी ने थोड़े झिझकते हुए पूछा। अभी अभी। सब लोग कहाँ हैं और जनान खाना इतना खाली क्यों है? अनाया की आवाज़ में आश्चर्य साफ झलक रहा था। घर के सभी लोग दूसरे गांव की शादी में गए हैं बीबी जी। मर्द लोग मर्दान खाने में हैं और महिलाएं वहाँ मेहमानों के साथ गई हैं, नौकरानी ने समझाते हुए कहा। और ये सुनकर अनाया ने पल भर के लिए सुकून की सांस ली, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा एहसास भी जागा। उसने गहरी नज़रों से नौकरानी की ओर देखा। और दादी, क्या वो भी गई हैं? उसने गंभीर स्वर में पूछा। नौकरानी ने सर हिलाया। जी बीबी जी, वो भी गई हैं। सिर्फ मैं और 2 नौकर हवेली में हैं। अगर आपको भूख लगी है तो मैं खाना बना दूं? अनाया ने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। हाँ, बस 1 कप चाय बना दो, सर में दर्द है। थोड़ा रुककर उसने नौकरानी से कहा और थकी हुई आवाज़ में अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अनाया का कमरा हवेली के पिछले हिस्से में था, जहाँ हमेशा गहरी खामोशी छाई रहती थी। उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा। साफ सुथरा कमरा था, लेकिन हमेशा की तरह ठंडा और अजनबी सा महसूस हो रहा था। उसने अपनी चादर एक ओर रख दी और बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन वो रोई नहीं, बस शून्य भरी निगाहों से कमरे की दीवारों को ताकती रही। यही वो जगह थी जहाँ उसने अपने बचपन के कई दिन बिताए थे, लेकिन उन दिनों की यादें भी कड़वी थीं। हवेली की हर दीवार, हर चीज़ जैसे उसकी यादों की गवाह थी। अनाया के दिमाग में वो दिन तैरने लगे जब वो महीने के केवल 2 दिन इस हवेली में आकर बिताया करती थी, लेकिन उन 2 दिनों में भी वो घुटन महसूस करती थी। हवेली के सख्त नियम, दादी की कठोरता और कजिन्स की तानों से भरी बातें, ये सब उसे यहाँ आने से डराता था। उसने गहरी सांस ली और बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद करते हुए वो पल याद आया जब उसकी माँ ने उसे इस हवेली के हवाले किया था। वो क्षण जब उसकी माँ ने कहा था, अनाया, तुम्हारी जगह अब यही है। मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला कर लिया है। और अनाया के दिल में गहरी चुभन हुई थी। वो अपनी माँ की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे बातें उसे केवल जख्म दे रही थीं। कमरे की खामोशी उसे और बेचैन करने लगी। वो उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर बगीचे में अंधेरा फैलने लगा था। चांदनी रात थी, लेकिन उस चांदनी में भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। अनाया ने खुद को संभालने की कोशिश की।
उसे पता था यह हवेली अब उसका मुकद्दर है और उसे इसी मुकद्दर को अपनाना होगा, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, जैसे किसी गहरे सपने से बाहर आई हो। वो गहरी नींद में थी, इतनी गहरी कि उसे यह भी एहसास नहीं हुआ कि रात के साए कब फैल गए। वो कुछ देर तक शून्य निगाहों से छत को घूरती रही, फिर कमरे में बिखरी हल्की नारंगी रोशनी पर ध्यान दिया जो शाम का अनोखा रंग लिए हुए थी। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसका कंधा हल्के से झकझोर रहा है। वो चौंक कर उठी और देखा कि एक नौकरानी झुककर आदरपूर्वक उसे जगा रही थी। बीबी जी, बाबा साईं ने आपको तुरंत बुलाया है। वो काफ़ी देर से आपके जागने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब और इंतजार नहीं कर सकते। नौकरानी की आवाज़ में हल्की घबराहट थी, जैसे देर हो जाने का डर उसे भी सता रहा हो। अनाया ने आंखें मलते हुए घड़ी की ओर देखा। रात के 9 बज चुके थे। वो हैरान रह गई, उसे इतनी देर तक नींद कैसे आ गई। फिर याद आया कि वो पूरी रात जागती रही थी। अपनी माँ की बातें, हवेली के दिन और इस नए हालात का डर, इन सब ने उसे सारी रात तड़पाया था। वो करवटें बदलती रही, कभी अपने आंसू पोंछती, कभी अपने दिल को दिलासा देने की नाकाम कोशिश करती। यही वजह थी जब वो आखिरकार सोई तो गहरी नींद में डूब गई थी, जैसे उसके शरीर और आत्मा दोनों को सुकून की ज़रूरत थी। वो बिस्तर से उठी और नौकरानी को हाथ से रुकने का इशारा करते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। ये कहकर वो जल्दी से बाथरूम में गई, चेहरा धोया और ठंडे पानी के छींटे मारकर खुद को जगाने की कोशिश की। जब उसने आईने में खुद को देखा तो एक पल के लिए ठिठक गई। उसकी बड़ी गहरी आंखें जो हमेशा चमकती रहती थीं, आज रात भर की बेचैनी के कारण थकी थकी सी लग रही थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे की नेचुरल खूबसूरती ने इस थकान को पीछे छोड़ दिया था। लंबे घने बाल, रोने की वजह से लाल होती नाक और गुलाबी होंठ, ये सब उसकी खूबसूरती की पहचान थे। उसने चेहरा पोंछा, हल्का सा दुपट्टा सिर पर ओढ़ा और कमरे से बाहर निकल आई। इस वक्त उसके दिल में कई सवाल उमड़ रहे थे। उसे पता था बाबा साईं उसे देखते ही सबसे पहला सवाल यही करेंगे कि वो समय से पहले हवेली क्यों आई है, और वो क्या जवाब देगी। कैसे उन्हें बताएगी कि वो अपनी माँ के फैसले के बाद यहाँ पनाह लेने आई है। वो धीरे धीरे जनान खाने की ओर बढ़ रही थी। जनान खाने में कदम रखते ही उसने देखा कि सामने उसकी दादी अम्मा, ताई, चाची और कजिन्स बैठे हुए थे। उनकी नज़रें तुरंत अनाया पर टिक गईं, जैसे वो अचानक आकर सबको चौंका चुकी थी। अस्सलाम वालेकुम दादी अम्मा, अनाया ने अदब से सलाम किया। दादी अम्मा तुरंत अपनी जगह से उठकर खड़ी हुईं। उनकी आंखों में अचानक से मोहब्बत की चमक आई थी। वालेकुम अस्सलाम बेटी, आ जाओ मेरे पास। उन्होंने अपने बाजू फैलाकर अनाया को गले से लगा लिया। दादी का ये प्यार भरा स्पर्श हमेशा हमेशा उसके दिल को सुकून देता था। ये वो एकमात्र रिश्ता था जो उसे इस हवेली में अपना महसूस होता था। उसने दादी के हाथ चूमे और उनकी पेशानी पर एक प्यार भरा बोसा दिया। बाबा साहब ने तुम्हें बुलाया है बेटी, दादी ने ममता भरे लहजे में कहा। वो कई बार यहाँ आकर देख चुके हैं कि तुम जागी हो या नहीं। आखिर में उन्होंने कहा कि किसी को भेजकर तुम्हें जगा दें। जाओ, उनसे मिल लो जाकर, वो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनाया ने सिर हिलाया और इजाज़त लेकर आगे बढ़ गई। उसने चादर को अपने गिर्द कसकर लपेट लिया और चेहरे पर दुपट्टा ले लिया। उसे मर्दान खाने की तरफ जाना था, जो हवेली के उसूलों के मुताबिक औरतों के लिए मना था, मगर बाबा साहब के कमरे तक पहुंचने के लिए उसे वहां से गुजरना ही था। हवेली का माहौल हमेशा की तरह सख्त और खामोश था। अनाया के दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसके दिल में सवाल और डर उभर रहा था। उसने कभी अपने बाप के सामने इस तरह की कमज़ोर हालत में खुद को पेश नहीं किया था। आज उसे अपने जज्बात छुपाने थे। मर्दान खाने के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे हल्की सी झिझक महसूस हुई। वो दरवाजे को देखती रही, जैसे अंदर जाने की हिम्मत जुटा रही हो। फिर उसने गहरी सांस ली, दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मर्दान खाने का माहौल हमेशा की तरह रौबदार था। दीवारों पर टंगी बंदूकें, फर्श पर बिछे कीमती कालीन और कमरे के कोने में जलते हुए धीमे धीमे रोशनी देते हुए दिए, सब कुछ एक जमींदाराना जिंदगी की झलक दिखा रहे थे। बाबा साहब कमरे के बीचों बीच अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में हुक्का था, जिससे हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। उनकी गहरी आंखें तुरंत अनाया पर टिक गईं, जैसे वो सब कुछ जानने के लिए बेताब हों। आ गई तुम, बाबा साहब ने गहरी रौबदार आवाज़ में कहा। उनके लहजे में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सा सवाल छुपा था। अनाया ने खामोशी से सिर झुका लिया। क्या हुआ, वक्त से पहले क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ इस वक्त नहीं होना चाहिए था। उनकी निगाहें उसे परख रही थीं। अनाया ने चेहरा ऊपर उठाया, लेकिन उसकी ज़बान से अल्फाज नहीं निकल सके। वो एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से बोली, अम्मी ने भेजा है बाबा साहब।
ये सुनते ही बाबा साहब के चेहरे पर एक साया सा लहराया। उन्होंने हुक्के का गहरा कश लिया और फिर अनाया की ओर देखते हुए कहा, अम्मी ने भेजा है, लेकिन क्यों, क्या हुआ है? जब अनाया ने कहा कि अम्मी ने भेजा है तो सरफराज साहब का चेहरा कठोर हो गया। उनकी पेशानी पर शिकने उभर आईं। उनकी आंखों में गुस्से और हैरानी की एक झलक थी, जैसे वो सोच रहे हों कि ये क्या बात है। उन्होंने अनाया को संदेह भरी नज़रों से देखते हुए कहा, क्यों, तुम्हारी माँ ने कोई नया आशिक ढूंढ लिया क्या? अनाया को ये शब्द एक गहरे घाव की तरह चुभे थे। वो तड़प कर अपने बाप की ओर देखने लगी और उनके दिल में एक टीस उठी। उसकी आंखों में अनगिनत सवाल और दर्द की गहराइयाँ भी बढ़ने लगीं। उसकी आत्मा में जैसे कोई चुभन उतर आई और वो खुद को संभाल नहीं पाई। फिर बिना सोचे समझे वो अचानक अपने बाप के कदमों में गिर पड़ी और उनके घुटनों पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। ये दृश्य सरफराज साहब के लिए बिल्कुल अप्रत्याशित था। वो अपनी बेटी की इस हालत को देखकर स्तब्ध रह गए। अनाया की आंखों में उन्होंने पहली बार इतनी बेबसी और दर्द देखा था। उन्होंने उसे इस तरह टूटते हुए पहले कभी नहीं देखा था, ना ही उसने कभी उनके सामने इस तरह रोने की हिम्मत की थी। वो जानते थे अनाया ने ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन हर बार उसने अपनी तकलीफ़ों को छुपाकर एक मुस्कुराहट का लबादा ओढ़ लिया था। लेकिन आज वही बेटी जिसकी मुस्कुराहट कभी उनके दिल को सुकून देती थी, आज उसके आंसुओं ने उनके दिल को तोड़ दिया था। सरफराज साहब पूरी तरह खामोश हो गए थे। उनके मन में कई विचार उठ रहे थे, लेकिन वो कुछ कहने में असमर्थ थे। उन्होंने तुरंत अपने कदमों में गिरी अनाया के सिर पर हाथ रखा, जैसे उसके दुख को अपनी ममता से शांत करना चाहते हों। उनके हाथ का स्पर्श बहुत ही कोमल और प्यार भरा था, जिसने अनाया के मन में एक हल्की सी सुकून की लहर पैदा की थी। उन्होंने गहरी आवाज़ में कहा, क्या हुआ है अनाया, सब बताओ, क्या तुम्हारी माँ ने कुछ किया है या फिर कोई और बात है? अनाया ने एक पल के लिए सरफराज साहब की आंखों में देखा और फिर बिना आवाज़ के रोते हुए अपने दिल का सारा दर्द उनके सामने रख दिया। उसने बताया कि उसकी माँ ने उसे क्यों यहाँ भेजा और क्यों उसे इस हवेली में आने का आदेश दिया। उसने अपनी माँ की बेरुखी, अनदेखी और अपने दिल के दुख को सरफराज साहब के सामने बिना किसी डर के खोल कर रख दिया था। सरफराज साहब ये सब सुनकर पूरी तरह मौन हो गए थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की छाया थी, जैसे वो इन बातों का मूल्यांकन कर रहे हों और ये तय कर रहे हों कि इस वक्त उन्हें क्या करना चाहिए। फिर उन्होंने बिना किसी प्रतिक्रिया के अनाया के सिर पर हाथ रखा और साफ शब्दों में कहा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ और आराम करो, लेकिन याद रखना, यहाँ रहना है तो एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। सरफराज साहब की ये बात अनाया के ऊपर किसी बिजली की तरह गिरी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बाप ने उसे क्या कहा है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस बड़ी हवेली में जगह पाने के लिए उससे कुर्बानी मांगी जाएगी। उसके दिल में एक बार फिर गहरे दुख की लहर दौड़ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और पूरी कमजोरी के बावजूद चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखें अब भी रोने के कारण लाल और नम थीं। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान बाकी थे। वो सोच रही थी जिंदगी की ये मुश्किलें और कुर्बानियाँ उसके दिल को कितना चोट पहुँचा रही हैं। सरफराज साहब की वो रहस्यमय बात अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी उसे क्या करना चाहिए, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा था कि इस हवेली का माहौल और इसके नियम उसकी ज़िंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाएंगे जहाँ से लौटना नामुमकिन होगा। समय धीरे धीरे बीतने लगा और हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। 2 दिन बाद मर्दाना और जनाना खाने के बीच की दीवार हटा दी गई और उसकी जगह एक बड़ा सा लॉन्च बना दिया गया। ये लॉन्च अब एक ऐसा स्थान बन गया जहाँ मर्द और औरतें एक साथ बैठ सकते थे, लेकिन ये माहौल अनाया के लिए पूरी तरह अजनबी और असामान्य था। लॉन्च में जमा मर्दों की उपस्थिति ने अनाया को चौंका दिया। वो सहमी सहमी से अपनी दादी के पास जाकर बैठ गई। वहाँ मौजूद मर्दों में से उसके दादा साहब, चाचा और उसके बाप सरफराज साहब भी थे। सभी के चेहरों पर गहरी गंभीरता थी। ये सन्नाटा उसके दिल की धड़कनों को और भी तेज कर रहा था। तभी दादा साहब की गहरी आवाज़ गूंजी। उनकी निगाहें अनाया पर ठहर गईं। उनकी आवाज़ में आदेश की झलक थी और उनके हर शब्द में ऐसी सख्ती थी जो दिलों को कांपने पर मजबूर कर दे। हमें सरफराज ने बताया कि तुम्हारी माँ ने क्या किया है, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं। उसने जो किया सही किया, लेकिन अनाया खान, अगर तुम्हें इस हवेली में रहना है तो हमारी एक शर्त माननी होगी। इस शर्त को हर हाल में मानना पड़ेगा, वरना हवेली के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। दादाजी की बात पर अनाया का दिल परेशान हुआ। वो कौन सा फैसला करने वाले थे वो समझ नहीं पा रही थी, लेकिन दादाजी के अगले शब्दों ने उस पर एक कयामत तोड़ी। जब दादाजी ने कहा, बज़दान खान,
तुम बज़दान खान की दुल्हन बनोगी। और ये सुनकर मासूम सी 17 साल की अनाया का दिल कांप उठा था। वो पत्थर दिल, हट्टी कट्टी रौबदार पर्सनालिटी का मालिक बज़दान खान, उसकी आंखों के सामने उसका चेहरा लहराया था। चेहरे पर हर वक्त गुस्सा ठहरा रहता था। उसे देखकर तो अनाया डर के मारे कांपने लगती थी। उसके साथ शादी उसने ज़ोर ज़ोर से नामे सर हिलाना शुरू कर दिया। लेकिन जब बज़दान खान उसके सामने आकर खड़ा हुआ तो एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई थीं। दोस्तों, कहानी के अगले भाग के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। कहानी का अब तक का ये भाग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग के साथ।